So guys, what's up, and in this video we are going to cover the entire CMSL amendments which are relevant for December 2025 attempt। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं सारी अमेंडमेंट्स, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो, वो कैपिटल मार्केट की हो, वो एनसीएस रेगुलेशन की हो, एलओडीआर की अमेंडमेंट्स हो गई, आईसीडीआर में राइट इशू में जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, कुछ थोड़ी सी बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, बट कुछ ऐसे जैसे आईसीडीआर के अंदर राइट इशू के अंदर कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, मतलब कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड हुए हैं राइट इशू के अंदर, तो वो कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड हुए हैं तो वो पढ़ने हैं जो पेपर में आ सकते हैं, दे आर वेरी रेलेवेंट। ठीक है, और कुछ चीजें जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ तो बिल्कुल ही ऐसी चिंदी जो है अमेंडमेंट्स है, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी होंगी जो थोड़ा सा अच्छी अमेंडमेंट्स है, मतलब दे आर कॉन्सेप्चुअल अमेंडमेंट्स, तो आपको वो याद करके जानी अच्छे से, क्योंकि आप मान के चलना कम से कम हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको इस अमेंडमेंट में से ही देखने को मिलेंगे, मतलब इवन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 12 मार्क्स की वेटेज, कुछ ऐसा आप अपर एंड लोअर एंड लेकर चलो कि 8 से 10 मार्क्स 12 मार्क्स तक का पेपर हो सकता है कि इसमें से आपको मिले, बिकॉज देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसमें आपके ये वाले टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, मतलब ये वाले टॉपिक्स पे से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो तो हम इसको पूरी सारी अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। ये वाले जो नोट्स हैं आपको, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, वहां से पीडीएफ आप रेफर कर सकते हो लेके। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ एज इट इज मैं उस टेलीग्राम में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और हम बहुत लीस्ट पॉसिबल टाइम में, जो भी मेरे से बन सकेगा कि कम से कम टाइम के अंदर हम ये सारी अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे, एक एक करके सारी अमेंडमेंट्स कवर करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1, कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर, मतलब नॉट चैप्टर नंबर 1, इट्स नॉट बुक का चैप्टर 1 या मॉड्यूल का चैप्टर 1, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर कैपिटल मार्केट, चैप्टर नेम इज कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में पहली अमेंडमेंट ये कि हम लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था कि अभी एक ट्रायल वर्जन आया था कि पहले T+2 सेटलमेंट होती थी, फिर T+1 सेटलमेंट लेकर आए, फिर इन्होंने बोला T+0 सेटलमेंट लाएंगे, तो एक ट्रायल बेसिस पे इन्होंने T+0 सेटलमेंट लॉन्च की। ठीक है, और वो 25 स्क्रिप्ट्स के लिए आई थी, मतलब 25 शेयर्स के लिए आई थी, बट नाउ दे हैव अप्लाइड इट टू द टॉप 500 स्क्रिप्ट्स, मतलब जो टॉप 500 कंपनीज है उनके ऊपर अब ये T+0 वाला जो रूल है ये एप्लीकेबल होगा। बट अभी ये ऑप्शनल बेसिस पे, इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैंडेटरली आपको करना है, बट ऑप्शनल बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब सर ये 500 कैसे निकालेंगे, मतलब हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कौन सी टॉप 500 कंपनीज की बात हो रही है, तो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2024, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एज ऑन 31 दिसंबर 2024 की आप कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पकड़ लो, और उस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टोटल सारी कंपनीज हैं लिस्टेड, उसमें से जो सबसे बड़ी 500 कंपनीज है जिनकी सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, मतलब 500 टॉप कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से, वो आप पकड़ लो, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा ये वाला पॉइंट। बट उनके ऊपर भी कैसे एप्लीकेबल होगा, उनके ऊपर भी ना थोड़ा ऑपोजिट वे में एप्लीकेबल होगा, मतलब पहले जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज है उन पे नहीं लगेगा, पहले बॉटम 100 पे लगेगा, मतलब जो 401 से लेके 500, जैसे मान लो आपने 1 से लेके 500 कंपनीज पकड़ ली, सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर 10,000 कंपनीज। ठीक है, उन 10,000 में से ये 500 कंपनीज निकल कर आ गई कि सर ये वो 500 कंपनीज है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी 500 कंपनीज है। ठीक है, तो जो 401 से लेके 500 तक वाली कंपनीज होंगी, सबसे पहले महीने के अंदर इन पे अप्लाई होगा, यानी 31 दिसंबर 2024 की मार्केट कैप आपको देखनी है, तो उसके बाद अगले महीने 1 महीने के अंदर इनको करना है, फिर उसके बाद अगले महीने 1 महीने में इसके ऊपर वाली जो टॉप 100 होंगी, फिर उसके बाद 3rd मंथ में उसके ऊपर वाली टॉप 100 पे भी अप्लाई हो जाएगा, फिर 4th मंथ में टॉप 100 जो उसके ऊपर वाली, यानी कि आप ऐसे चलोगे ऐसे, यानी 5th मंथ में आकर एक तरीके से जो 1 से लेके 100 वाली कंपनीज होंगी उनके ऊपर ये वाली सेटलमेंट जो है ये एप्लीकेबल होगी। बट दिस इज अगेन ऑप्शनल, इट इज नॉट अभी मैंडेटरी, बट हाँ एक ट्रायल वर्जन ही चल रहा है कि ठीक है अब ये अगर मैनेज कर पाते हैं तो फिर आगे जाके धीरे धीरे सबके लिए मैंडेटरी कर देंगे। तो टॉप आपको 500 सेलेक्ट करनी है और टॉप 500 में बॉटम 100 पे अप्लाई करना होगा एंड देन गो अपवर्ड। क्लियर है, तो दिस टॉप 500 इज इन एडिशन टू टॉप 25, ये भी ध्यान रखना, वो जो टॉप 25 है वो अलग है और ये 500 आपको अलग देखनी है, राइट। और ये जो है ये आपको T+0 सेटलमेंट जो है ये चलेगा आपका ऑन अ ट्रायल वर्जन। तो पहले 25 के लिए आया था, अभी 500 के लिए लेकर आ गए हैं। इसके बाद आपकी जो दूसरी अमेंडमेंट है दैट इज इन द चैप्टर सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स। इसमें 2 टॉपिक थे, एक तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वाला और एक रिसर्च एनालिस्ट वाला।
अब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट आई है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए एक मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होती थी कि अगर आपको रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है तो आपके पास कम से कम इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए। वो नेटवर्थ इज नाउ डिलीटेड, अब वो नेटवर्थ आपको याद नहीं करनी। रिसर्च एनालिस्ट होने के लिए भी आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी कि आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए, वो भी डिलीट हो गई है। पर अब इन दोनों के लिए एक कॉमन क्राइटेरिया सेबी क्या लेके आया, इन दोनों के लिए कॉमन क्राइटेरिया लेकर आया कि भैया अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको सेबी के पास ना डिपॉजिट रखवानी पड़ेगी। आपको सेबी के पास क्या रखवानी पड़ेगी, डिपॉजिट्स रखवानी पड़ेंगी। डिपॉजिट्स किस चीज की, अगर मान लो देखो आपको खुद की नेटवर्क तो मेंटेन नहीं करनी, बट आप एक काम करो, अगर आपके क्लाइंट अप टू 150 हैं, आप मतलब स्लैब वाइज लेकर आ गए हैं कि अगर तुम्हारे क्लाइंट कितने तक हैं, 150 तक क्लाइंट है, मतलब तुम छोटे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो या तुम छोटे रिसर्च एनालिस्ट हो, तो एक काम करो, 1 लाख रुपए सेबी के पास डिपॉजिट कर दो और उसके बाद तुम इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते रहो, ताकि कल को अगर तुमने कुछ भी गलत करा, कुछ मैनिपुलेशन करा, तो फिर सेबी वहां से वो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट से तुम्हारा जो पैसा है वो डिडक्ट कर लेंगे, वहां से पैसा कट जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको दे देंगे। तो अगर क्लाइंट अप टू 150 है तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपको 1 लाख जमा कराना है। अगर क्लाइंट आपके 150 150 से ज्यादा है बट 300 तक है तो आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट के जमा कराने हैं। अगर 300 से ज्यादा है, 1000 तक है, तो आपको 5 लाख जमा कराने हैं। और अगर आपके क्लाइंट 1000 से भी ज्यादा है तो इट मींस यू आर अ वेरी बिग रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो आपको 10 लाख रुपए एज अ डिपॉजिट जमा कराने हैं। कुछ और पॉइंट ध्यान रखने वाले यहां पे क्या है कि जब आप डिपॉजिट जमा कराओगे तो डिपॉजिट आपको किसके पास रखवानी है, सेबी के पास। सेकंड, शेड्यूल्ड बैंक के अंदर रखवाना है और इसका लियन जो होगा, यानी इसका जो लीगल राइट होगा, इसका जो लीगल पोजीशन होगा, वो आप सेबी के हाथ में दे दोगे, ताकि कल को अगर तुमने कुछ गड़बड़ घोटाला करा तो सेबी उस अमाउंट से पैसा निकाल लेगा। दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड इफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट फेल्स टू पे द ड्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर एन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कल को तुमने कुछ गलत करा और तुम्हारा केस चला गया ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के पास और तब तुम अपने ड्यूज पे नहीं कर पा रहे हो, तो इस डिपॉजिट से आपका पैसा सेट ऑफ किया जाएगा। फिर यहां पर एक और अमेंडमेंट क्या आई है कि जब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट दोनों के लिए कॉमन, अभी मैं बता रहा हूं, कुछ आगे अलग अलग पॉइंट आएंगे तो मैं बताऊंगा, जो दोनों के लिए चेंज हुए हैं पहले कॉमन उसको पढ़ लो। इन दोनों को क्या करना पड़ता था, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता था। एंड हु इज अ कंप्लायंस ऑफिसर, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो इन दोनों को ना कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना था। अब इनके लिए अमेंडमेंट क्या आ गई है कि आप या तो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर लो, या फिर अगर आपको कंप्लायंस ऑफिसर नहीं अपॉइंट करना तो आप एक काम करो, आप किसी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लो। जो बंदा सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, सीएम में भी हो सकता है, कुछ भी हो, वो हो सकता है वो सीए हो सकता है वो सीएस हो सकता है वो सीएम में हो। एंड दैट पर्सन मस्ट हैव अ रेलेवेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम। जो एनआईएसएम के सिक्योरिटीज मार्केट वाले कोर्सेज होते हैं उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए उसके पास, यानी उसके पास वो सर्टिफिकेशन करने की पावर होनी चाहिए। तो अगर उसको एनआईएसएम के द्वारा रेलेवेंट सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, सीएसीएस सीएम में है, कुछ भी है तीनों में से, तो ऐसे बंदे को भी आप क्या कर सकते हो, अपना कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हो। तो इधर यू कैन अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर और यू कैन अपॉइंट दिस इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, आप इसको भी अपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहां पर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसकी जनरल ऑब्लिगेशंस के अंदर एक नया पॉइंट ऐड हो गया है। क्या, ये सेम पॉइंट रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हो या फिर आप रिसर्च करके अपनी जो रिसर्च पब्लिकेशंस है, रिसर्च जो रिपोर्टिंग्स है आपकी, वो पब्लिश कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम कर रहे हो या रिसर्च एनालिस्ट का काम कर रहे हो, और उसमें अगर आप एआई का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, एआई का यूज करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हो, देन दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट डेटा। तो आप प्योरली 100% आप रिस्पॉन्सिबल होगे फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी, जितने भी क्लाइंट्स का डेटा आपके पास होगा आप उसकी सिक्योरिटी के लिए आप सोलली रिस्पॉन्सिबल हो। सेकंड, जितने भी लॉज आपके ऊपर लगते हैं वो सारे लॉज के कंप्लायंसेस के लिए आप सोलली रिस्पॉन्सिबल हो। एंड whatever the output from the use of tools and techniques it relies upon or deals with, उसके लिए भी आप लायबल हो। एआई क्या रिजल्ट निकाल के आपको देगा, क्या आउटपुट निकाल के देगा, जो आप एआई के टूल्स यूज करते हो, टेक्निक यूज करते हो, जिसके बेसिस पे आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, तो जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट के लिए आप सोलली क्या होगे, रिस्पॉन्सिबल होगे। सेम पॉइंट इज फॉर रिसर्च एनालिस्ट ऑल्सो। और एक नई चीज और लेकर आए हैं, अब इन्होंने एक नया डेफिनेशन ऐड करा है, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। यानी कि पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का मतलब एक ऐसा बंदा जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा, इन्वेस्टमेंट पे एडवाइस दे सकता है, बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन करेगा, फलाना फलाना, ठीक है, ये सब रहता था।
अब मैं क्या बोल रहा हूं, इन्होंने बोला कि एक ना नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। नाउ हु इज पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? एक ऐसा पर्सन जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी दे सकता है एंड वो होल सोल पूरा ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइस के काम में नहीं है, वो कोई अदर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट कुछ भी चाहे तो वो कर सकता है। यानी वो अदर बिजनेस भी करता है, कोई जॉब करता है, कहीं पे कुछ भी करता है, वो रेडी लगाता है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी काम करता है, बट साथ में वो क्या देता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है। तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सेम टू सेम डेफिनेशन रिसर्च एनालिस्ट के लिए आई है कि अब आप एक पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हो। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट हो तो आप क्या कर सकते हो, साथ में आप कोई और जॉब, कोई और एक्टिविटी भी कर सकते हो। फिर यहां पर और इन्होंने क्या ऐड करा, रिसर्च एनालिस्ट कुछ कुछ काम कर सकता था। रिसर्च एनालिस्ट जो था वो कुछ कुछ काम कर सकता था। सर कुछ कुछ काम बोले तो वो कुछ कुछ काम कर सकता था जो आपको बुक में दिए रहेंगे कि ये काम रिसर्च एनालिस्ट कर सकता है। यहां पर इन्होंने 2-4 पॉइंट और ऐड कर दिए हैं कि अब रिसर्च एनालिस्ट ये काम भी कर सकता है। पहले आपको 2-3 काम दिए हुए थे कि वो रिसर्च करेगा, फाइंडिंग्स अपनी पब्लिश करेगा वगैरह वगैरह। उसके अलावा यहां पर इन्होंने 4 काम नए ऐड करे हैं। दिस इज द अमेंडमेंट कि अब रिसर्च एनालिस्ट ये काम भी कर सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग ये क्वेश्चन इस बार पेपर में दिख सकता है आपको, रिसर्च एनालिस्ट वाला, बिकॉज लास्ट टाइम बैंकर टू इशू का क्वेश्चन बताया था और बैंकर टू इशू का क्वेश्चन आया था। तो वेरी मच प्रोबेबल ये वाला क्वेश्चन आपको दिसंबर 25 में दिख सकता है, रिसर्च एनालिस्ट वाला, ठीक है। कि अब ये क्या क्या कर सकता है, ये स्टॉप लॉस टारगेट भी दे सकता है। सर व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस का मतलब होता है जैसे ये बाय सेल की रिकमेंडेशन देते हैं कि खरीद लो, बेच दो, ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी बता सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है जैसे ये बोलते हैं कि मान लो आपने कोई चीज को ना आप 100 रुपए पे खरीद लो और हम ऊपर पे बेचेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला, इन्होंने एक कॉल दिया आपको कि आप 100 रुपए पे खरीद लेना सो एंड सो स्टॉक को और इसको हम 150 पे बेचेंगे, बट सपोज वो नीचे जाने लग गया, तो नीचे ना ये एक टारगेट भी देते हैं। अब एक बार बताओ, मान लो तुमको दिख रहा है कि 100 वाली चीज 150 में बेचनी थी बट वो नीचे जा रही है, अब वो 70 की रह गई, 60 की रह गई, तो तुम बैठे रहोगे कि चलो और गिरने ही देते हैं, गिरने ही देते हैं, गिरने ही देते हैं? नहीं ना, तो हम वेट करेंगे कि भाई ठीक है अच्छा चलो गिर भी रहा है, तो एक लेवल रहेगा कि उससे नीचे अगर गया तो फिर मैं वेट नहीं करूंगा, फिर मैं निकाल दूंगा। तो वो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि एक मिनिमम लेवल टारगेट कि इससे नीचे अगर गया तो इससे ज्यादा लॉस मैं नहीं सहूंगा, तो ये उसका टारगेट देते हैं। यानी ये वो सर्च करके टारगेट भी दे सकते हैं स्टॉप लॉस का कि अगर 100 रुपए का मान लो आपने खरीदा है, हम तो बोल रहे हैं 150 का जाएगा ऊपर, आप बेच देना, अगर नीचे गया ना तो 70 तक में बेच देना, 70 इज द स्टॉप लॉस, उससे नीचे मत जाने देना। तो ऐसे स्टॉप लॉस का टारगेट दे सकते हैं। ऑफरिंग एन ओपिनियन कंसर्निंग द पब्लिक ऑफर, एक पब्लिक ऑफर पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि इस पब्लिक ऑफर में आपको पैसा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, ठीक है। मॉडल पोर्टफोलियो रिकमेंड कर सकते हैं, यानी आपके लिए पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं, आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स को ऐड करो, इसको हटाओ, ये चर्निंग करो, ये करो, वो करो, तो उसको एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन करके आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर रिकमेंडेशंस दे सकते हैं आपके। एंड ट्रेडिंग कॉल दे सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल मैंने बोला ना कि खरीद लो, बाय रिकमेंडेशन, सेल रिकमेंडेशन, मतलब आपको कॉल दे सकते हैं कि हमारे पास कॉल है, आप एक काम करो, आप इस स्टॉक की इतनी यूनिट्स, इतने लॉट्स खरीद लो इतने रुपए पे। तो बाय की कॉल दे सकते हैं, सेल की कॉल दे सकते हैं, वो सब आप दे सकते हैं। तो रिसर्च एनालिस्ट ये 4 काम भी कर सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, फंक्शंस ऑफ रिसर्च एनालिस्ट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसर्च एनालिस्ट क्या क्या काम कर सकता है। उसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट और लेकर आए, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि एक ना आपको याद होगा पब्लिक इशू में कॉन्सेप्ट होता है मॉनिटरिंग एजेंसी का, अभी आगे राइट इशू में भी आएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा। मॉनिटरिंग एजेंसी क्या करती थी कि जब पब्लिक इशू से पैसा उठाया जाता है तो वो पैसा जो बोल के उठाया गया उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब देखा जाता है। और अगर वो पर्पस में पैसा यूज नहीं हो रहा होता तो रिपोर्ट बना के देनी होती है मॉनिटरिंग एजेंसी को। यहां पर क्या होगा, और वो मॉनिटरिंग एजेंसी होती कौन है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो यहां पर भी ना एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ही अपॉइंट किया गया और बोला गया कि आप क्या करोगे, आप बोलोगे, आपको बोला जाएगा रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। अब इसका काम क्या होगा? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी का ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के क्लेम्स को वेरीफाई करेंगे। जैसे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, अब वो बंदा बोल रहा है भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं और मैं बहुत अच्छी एडवाइस देता हूं, मेरी एडवाइस पे चलो, मैं आपको बताऊंगा ये खरीद लो और आपको फायदा होगा, आप ये बेच दो आपको फायदा होगा। पर क्या पता उसने पास्ट में लोगों का करोड़ों रुपए का लॉस करा रखा हो। तो ऐसे केस में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा और रिसर्च एनालिस्ट होगा तो इनके पास्ट के क्या रिस्क रहे हैं, क्या रिटर्न्स इन्होंने कमवा के दिए हैं लोगों को, क्या बेनिफिट कराया है, उस सारे क्लेम्स को, यानी जो ये लोग क्लेम करते हैं कि हम इतना फायदा कराएंगे, हम आपको ये चीज करा देंगे, वो करा देंगे, तो ये जो क्लेम करते हैं इस क्लेम को वेरीफाई करेगी कौन? ये पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी।
तो ये एजेंसी जो होगी ये भी अगेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही होगी, बट ये इनके रिटर्न्स को, इनके रिस्क को असेस करके इनके क्लेम्स को वेरीफाई करेगी कि जो ये लोग बोल रहे हैं क्या वो सही में सही भी है या नहीं है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, और ये सब क्लेम्स को वेरीफाई करके फिर ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करेंगे। तो एक ये नया कॉन्सेप्ट आया, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। इसके बाद आईएफएससी के अंदर भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम। सर ये तो हमने पढ़ा है सेबी वाले चैप्टर के अंदर, वी हैव रेड इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम। तो इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको सेबी के किसी लॉज पे या किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको समझ नहीं आ रहा इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आप नो इंटरप्रेटिव लेटर जो था वो फाइल करके क्या कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन ले सकते हो। या नो एक्शन लेटर आप फाइल करते थे। नो एक्शन लेटर क्या होता था, नो एक्शन लेटर में ऐसा होता था कि आप बताते थे कि मैं सेबी ये ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं और ऐसा ट्रांजैक्शन अगर मैं करूंगा तो क्या सेबी मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन तो नहीं ले लेगा। ये याद आ गया, हाँ 2 लेटर होते थे सर, इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम होती थी। वही सेम टू सेम इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम अब आईएफएससी के लिए भी लेके आ गए। यानी जो आईएफएससी ए है, आईएफएससी जो है अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, दैट इज गिफ्ट सिटी इन गुजरात, तो उसके अंदर जो उसको अथॉरिटी चलाती है वो कौन सी है, आईएफएससीए। और इसके पास तो मल्टी पावर्स हैं, इसके पास सेबी वाली भी पावर्स हैं, आरबीआई वाली भी पावर्स हैं, पीएफआरडीए वाली पावर्स हैं, ये तो बाहुबली है ना, इसके पास तो बहुत सारी पावर्स हैं। तो ये जो अथॉरिटी है, अब आप इससे भी क्या कर सकते हो, इससे भी पूछ सकते हो कि मैं जो आईएफएससी में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, आईएफएससी में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, क्या उससे एक्शन तो नहीं हो जाएगा, क्या आईएफएससी मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन तो नहीं ले लेगा। या अगर आपको आईएफएससी का कोई लॉ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो आप इंटरप्रिटेशन मांग सकते हो। यानी वही दोनों लेटर हैं जो पहले आप सेबी के पास लगाते थे, अब आप आईएफएससी वाली ट्रांजैक्शंस के लिए यही दोनों लेटर्स आईएफएससी ए के पास भी लगा सकते हो। तो और वहां से आप इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकते हो। सेम टू सेम सारा कॉन्सेप्ट एज इट इज सेम है, तो आईएफएससी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एनसीएस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एनसीएस के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ईएसजी डेट सिक्योरिटी। अब देखो ये इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है कि असल में ये है क्या, बस ये डेफिनेशन ऐड करके छोड़ दी है। हालांकि फाइनल में जब आप जाओगे तो यू विल गेट अ सब्जेक्ट देयर ईएसजी, सब्जेक्ट है पूरा ईएसजी का। तो ईएसजी में आप ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी इन्होंने इधर एनसीएस वाले चैप्टर के अंदर एक ग्रीन डेट सिक्योरिटी होता था, अगर आपको याद हो तो, ग्रीन डेट सिक्योरिटी करके एक टॉपिक था, ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या क्या होती है। तो अब इन्होंने एक नया डेफिनेशन ऐड कर दिया, ईएसजी डेट सिक्योरिटी क्या होती है। तो ईएसजी डेट सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, एक तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी, एक सोशल बॉन्ड्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन तुमको नहीं याद करनी, एज इट इज बस यही नाम याद कर लेना, वही बहुत है। सोशल बॉन्ड्स होते हैं, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स होते हैं, हालांकि इनके ऊपर पूरे पूरे टॉपिक्स हैं जो आपको फाइनल में दिखेंगे। ग्रीन डेट सिक्योरिटी हो गया, सोशल बॉन्ड्स हो गया, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स हो गया, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड हो गया, या फिर एनी अदर बॉन्ड इशूड एज पर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। व्हाट इज इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल बॉडीज ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए मिलकर उनके फ्रेमवर्क के हिसाब से हमने कोई और बॉन्ड इशू करे, एंड एडेप्टेड और एडजस्टेड टू सूट द इंडियन रिक्वायरमेंट्स और एनी अदर सिक्योरिटी एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी। ये सारी 4-5 चीजें याद कर लेना, मतलब ये डेफिनेशन थोड़ा तुमको क्रैम करनी पड़ेगी। ये इन्होंने एक नई डेफिनेशन डाल दी है एनसीएस के अंदर कि दिस इज कॉल्ड ESG debt security. This is called ESG debt security. Got it sir. This is very very easy. उसके बाद अगर मैं आऊंगा तो ये एक नया और एक कॉन्सेप्ट लेकर आए इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर। अब क्या लाया अभी उसमें मैं आता हूं, बट पहले छोटी छोटी अमेंडमेंट जो है वो निपटा देते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग की। जब आप कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते थे तो वहां डीम्ड कनेक्टेड पर्सन में एक वर्ड लिखा रहता था कि इमीडिएट रिलेटिव आपका डीम्ड कनेक्टेड माना जाता है। वहां से ये इमीडिएट वर्ड डिलीट हो गया है, अब सिर्फ लिखा है रिलेटिव आपका क्या माना जाएगा, रिलेटिव आपका डीम्ड कनेक्टेड माना जाएगा। अब रिलेटिव कौन होता है, हु इज द रिलेटिव, तो रिलेटिव की इन्होंने डेफिनेशन बनाई कि एक पर्सन के लिए उसकी स्पाउस रिलेटिव होती है, उस पर्सन के पेरेंट्स उसके रिलेटिव है, उस पर्सन के सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन और उनके जो स्पाउस होंगे वो रिलेटिव है। यानी कि अगर ब्रदर है तो ब्रदर के लिए ब्रदर की जो वाइफ होगी वो भी इस पर्सन की रिलेटिव है, इस पर्सन की जो सिस्टर है उसकी सिस्टर और मतलब इस पर्सन की जो सिस्टर है वो सिस्टर और सिस्टर का स्पाउस ये भी इसके रिलेटिव है, और इसकी जो स्पाउस के पेरेंट्स हैं वो भी इसके रिलेटिव है, इसकी जो स्पाउस के सिबलिंग्स हैं यानी ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस भी इसके रिलेटिव है। तो काफी बड़ी डेफिनेशन कर दी, ये आपके रिलेटिव माने जाएंगे। पहले ना इमीडिएट रिलेटिव होता था, अब वहां पे इमीडिएट रिलेटिव नहीं है, अब वहां पे रिलेटिव है, सिर्फ वहां पे रिलेटिव है, तो ये लोग आपके क्या माने जाएंगे, रिलेटिव माने जाएंगे। ठीक है।
और इसके बाद मैं बोलूं 2 लोगों को डीम्ड कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन के अंदर ऐड कर दिया गया है। 2 पर्सन आर नाउ एडेड इन द डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। पहला, अगर मान लो कोई जो कनेक्टेड पर्सन है, तुम जो जनरल वो डेफिनेशन पढ़ते हो कनेक्टेड पर्सन की कि कोई पिछले 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में था, ठीक है। और वहां पर भी वो वाले पैराग्राफ में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, जो आपका जनरल पैराग्राफ होता है इनसाइडर ट्रेडिंग वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी। तो जो जनरल पैराग्राफ है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग वाला, उसमें भी एक छोटी सी अमेंडमेंट इन्होंने क्या की है, उसमें भी मैं आपको बताऊं एक छोटी सी अमेंडमेंट ये है कि यस ये रहा कि आपको कनेक्टेड कब माना जाएगा, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशियरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, ठीक है, या फिर आपका प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप है, जिससे उस बंदे के पास या तो यूपीएसआई आ जाती है या फिर हमें लग रहा है कि इन रिलेशनशिप्स की वजह से आपके पास यूपीएसआई आ सकती है, which gives the access to UPSI or is reasonably expected to allow such access। या तो इनसे आपके पास यूपीएसआई आ गई है, यू आर अ कनेक्टेड पर्सन। अगर इनसे आपके पास यूपीएसआई आ सकती है, हम तो भी बोलेंगे यू आर अ कनेक्टेड पर्सन। तो यहां पर इन्होंने ये थोड़ा सा चेंज करा है, ये नया चीज ऐड करी है। पहले यहां पर ये होता था विच गिव्स द एक्सेस टू यूपीएसआई, अब आगे लिख दिया गया रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस, या फिर आपको एक्सेस मिल सकती है तो भी आप कनेक्टेड माने जाओगे। फिर ये जो नीचे डीम्ड कनेक्टेड की डेफिनेशन दे रखी है, इसमें ये वाला पॉइंट मैंने बोला अभी कि यहां से इमीडिएट वर्ड हट गया है और अब यहां पे क्या आ गया है, रिलेटिव आ गया है। अब उसी डीम्ड कनेक्टेड वाली लिस्ट में इन्होंने 2 पर्संस को और ऐड करा है। पहला, अगर कोई पर्सन है जो कनेक्टेड हो चुका है, तो ये जिस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, मान लो मैं रिलायंस का कनेक्टेड पर्सन हूं, फॉर एग्जांपल आई एम द लेट्स से मान लो डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस, ठीक है, तो मैं अगर रिलायंस का कनेक्टेड पर्सन हो गया, तो मैं जिन पार्टनरशिप फॉर्म्स के अंदर पार्टनर हूं, वो पार्टनरशिप फर्म, उस फर्म के पार्टनर्स, बाकी सारे पार्टनर्स और उस फर्म के एम्प्लॉइज भी रिलायंस के कनेक्टेड माने जाएंगे। उस फर्म के पार्टनर, उस फर्म के एम्प्लॉय और इवन वो फर्म भी क्या मानी जाएगी, रिलायंस की कनेक्टेड पर्सन मानी जाएगी। और दूसरा पॉइंट और क्या खतरनाक निकाला है कि अगर कोई बंदा कनेक्टेड पर्सन बन जाता है, तो ये बंदा जिसके साथ अपना हाउस होल्ड शेयर करेगा, जिसके साथ अपना हाउस होल्ड शेयर करेगा, मतलब कि आप जिसके साथ रह रहे हो घर में, या फिर आप जिसके साथ अपना रेसिडेंस शेयर करते हो, जिसके साथ भी आप रहते हो, तो वो बंदा बाय डिफॉल्ट डीम्ड कनेक्टेड मान लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर रिलायंस का क्या हूं, कनेक्टेड पर्सन हूं, और सपोज मैं यहां पर जहां पर रह रहा हूं मुंबई में, मैं यहां पे रह रहा हूं, यहां पे 4 लोग और रहते हैं जिनके साथ मैं रहता हूं, तो वो चारों लोग भी डीम्ड टू कनेक्टेड माने जाएंगे। So any person who is a connected person is sharing household or residence with any other person, then that person will also be said to be the connected person। ठीक है, उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग में रिलेटिव की डेफिनेशन क्या थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद यहां पर एक नई चीज और ऐड की है, इस पे भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो आराम से जरा पढ़ के जाना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर नाउ इंक्लूडेड इन द यूपीएसआई। अब ये सारी चीजें भी यूपीएसआई मानी जाएंगी। पहले आपकी 5 आइटम्स होती थी जिनको आप अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोलते थे, कि ये 5 चीजें मेरी यूपीएसआई कंसीडर होती हैं। अब उसके अलावा इन्होंने और काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है कि ये सारी चीजों को हम यूपीएसआई मानेंगे। पहला, अगर मान लो आपके अगेंस्ट कोई अवार्ड इश्यू हो जाता है, अवार्ड मतलब पता है ना, ऐसे कोई अथॉरिटी ने, जैसे क्या बोलते हैं आर्बिट्रेटर होता है, तो वो अवार्ड देता है, यानी कि डिसीजन सुनाते हैं ना, तो वो अवार्ड हो गया, या टर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर मान लो आपके अगेंस्ट कोई अवार्ड ऑर्डर हुआ है, कोई आपको डिसीजन दिया गया बाय द अथॉरिटी, या फिर आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर का टर्मिनेशन हुआ है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो ये एक यूपीएसआई माना जाएगा। सेकेंड, अगर आपका केएमपी चेंज होता था, तो हम बोलते थे कि वो तो क्या है, वो तो यूपीएसआई है। बट अगर केएमपी चेंज हो रहा है ड्यू टू सुपर एनुएशन, उसकी एज कंप्लीट हो गई है, अब वो बंदा काम ही नहीं करेगा, तो ये तो सबको पता ही था ना कि भाई वो 65 साल का होने वाला है, अब इसके बाद वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर सुपर एनुएशन की वजह से केएमपी चेंज होता है तो वो यूपीएसआई नहीं है। अगर किसी बंदे का टेन्योर एक्सपायर हो रहा है, वो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 5 साल पूरे हो गए, तो अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर तो हटेगा ही हटेगा, तो ये कोई यूपीएसआई थोड़ी है। तो पता ही था कि 5 साल बाद इसका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो वो यूपीएसआई नहीं है। या फिर अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर या सेक्रेटेरियल ऑडिटर रेजिग्नेशन देके चले जाते हैं, तो ये भी आपका क्या नहीं माना जाएगा, यूपीएसआई नहीं माना जाएगा। तो अगर केएमपी में चेंज होता है वो यूपीएसआई होता है, बट अदर देन दीज 3 रीजन, अगर इन चीजों की वजह से केएमपी चेंज हो रहा है, तो फिर हम उसको क्या नहीं बोलेंगे, हम उसको यूपीएसआई नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अगर मान लो आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो चेंज हो जाती है, इफ देयर इज अ चेंज इन द रेटिंग, तो वो यूपीएसआई माना जाएगा अदर देन द ईएसजी रेटिंग।
अदर देन द ईएसजी रेटिंग, ईएसजी रेटिंग्स में चेंज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अलावा किसी रेटिंग में चेंज होगा उसको यूपीएसआई माना जाएगा। फंड रेजिंग की आप एक्टिविटी कर रहे हो तो वो भी आपका यूपीएसआई माना जाएगा। यानी अगर मान लो अंदर ये डिसाइड हो रहा है कि कंपनी फंड उठाने वाली है, प्रपोज्ड फंड रेजिंग की बातें चल रही है, वो आपका यूपीएसआई माना जाएगा। अगर कंपनी ने कोई ऐसे एग्रीमेंट किए हैं विच कैन इंपैक्ट द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, तो उसे यूपीएसआई माना जाएगा। फ्रॉड और डिफॉल्ट बाय, मान लो कोई फ्रॉड हुआ, कोई डिफॉल्ट हुआ, किसने करा? कंपनी ने, या कंपनी के प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, केएमपी ने, या सब्सिडरी कंपनी ने, सर होल्डिंग ने करा तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने, कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी या कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ने डिफॉल्ट करा या फ्रॉड करा, ये यूपीएसआई माना जाएगा। या फिर अगर मान लो कुछ इतना तगड़ा कांड हो गया कि तुम्हारे केएमपी अरेस्ट हो गए, तो केएमपी का अरेस्ट होना, ये खबर जब मार्केट में आएगी, आज तुम्हें पता चले मुक्कू भाई को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, कल के कल बैंड बज जाएगी, रिलायंस के शेयर गिर जाएंगे। तो अगर केएमपी अरेस्ट हो जाए, प्रमोटर अरेस्ट हो जाए, डायरेक्टर अरेस्ट हो जाए, इन इंडिया अरेस्ट हो या अब्रॉड में अरेस्ट हो, कहीं पे भी अरेस्ट हो, ये यूपीएसआई माना जाएगा। अगर मान लो आपका आईबीसी वाला सीन चल रहा था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, और उसके अंतर्गत जो आपका रेजोल्यूशन प्लान था या फिर आपका जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान था या वन टाइम सेटलमेंट होती है रिलेटेड टू लोन बोरोविंग फ्रॉम बैंक पीएफआई, ये सब चीजें डिसाइड होना भी आपका यूपीएसआई माना जाएगा। और अगर मान लो कि आपकी वाइंडिंग अप पिटीशन जो थी आपने वो डाली एनसीएलटी के पास और वो एडमिट हो गई, मतलब एनसीएलटी एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन की, ठीक है तुम्हारा वाइंडिंग अप कराएंगे, तो ये खबर भी एक यूपीएसआई है। एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय एनसीएलटी फाइल्ड बाय द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट और फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर सीआईआरपी, देखो वाइंडिंग अप पिटीशन अगर तुम्हारी एडमिट हो गई वो भी आपकी क्या है? यूपीएसआई है। अभी तुमने वाइंडिंग अप पिटीशन नहीं डाली, तुम्हारे क्रेडिटर ने या तुमने खुद ने अपना सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन डाली है। सीआईआरपी क्या होता है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। दिस सीआईआरपी इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो आपका रिवाइवल प्रोसेस होता है। अगर आपने उसके लिए एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन डाली और वो एक्सेप्ट हो गई, तो वो भी आपका यूपीएसआई माना जाएगा। दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज योर यूपीएसआई। या फिर आपका जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है, रिजेक्ट होता है, ये भी आपका यूपीएसआई माना जाएगा। देन उसके बाद अगर मान लो कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट स्टार्ट होती है, तो फॉरेंसिक ऑडिट स्टार्ट होना इज ऑल्सो अ यूपीएसआई। और अदर एंटिटी, इनिशिएशन ऑफ फोरेंसिक ऑडिट बाय द कंपनी और अदर एंटिटी फॉर डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड एंड रिसिट ऑफ फाइनल फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, तो ये सारी ट्रांजेक्शन भी आपकी क्या मानी जाएंगी? यूपीएसआई मानी जाएंगी। तो ये कुछ नए पॉइंट्स ऐड हुए। एक और पॉइंट है, एक दो कितने पॉइंट है, अभी 3-4 पॉइंट और हैं। एक्शन इनिशिएटेड और ऑर्डर पास, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, अगर मान लो कोई एक्शन आपके अगेंस्ट शुरू हो चुका है, किसके अगेंस्ट सर? कंपनी के डायरेक्टर के, कंपनी के केएमपी, कंपनी के प्रमोटर या फिर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के अगेंस्ट। अगर इन लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन स्टार्ट हो चुका है, कोई ऑर्डर पास हो गया है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, किसने पास करा? कोई रेगुलेटरी बॉडी ने, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी ने, कोई एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने, कोई जुडिशियल बॉडी ने। जैसे इंडिया में सेबी होता है, यूएस में होता है एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। अब मान लो इंडिया के बाहर रिलायंस के अगेंस्ट एसईसी में कोई केस लग गया, कोई एक्शन स्टार्ट हो गया, तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ यूपीएसआई, क्योंकि ये चीज जब मार्केट में आएगी तो प्राइस में सेंसिटिविटी क्रिएट होगी। अगर मान लो आपके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन या डिस्प्यूट चल रही थी और उसका आउटकम निकल के आता है जिससे कंपनी पे इंपैक्ट आ रहा है, तो वो आउटकम भी यूपीएसआई माना जाएगा। अगर कंपनी किसी को गारंटी दे देती है या इंडेमनिटी कर लेती है, इंडेमनिटी मतलब आपको अगर लॉस होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे, हम रीइंबर्स करेंगे, हम इंडेमनिफाई कर देंगे आपके लॉस को। या किसी की थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में कंपनी श्योरिटी बन जाती है। श्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हम बैठे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, अगर ये आपके पैसे नहीं देगी कंपनी तो हम पैसे देंगे। ये कंपनी ने गारंटी दे दी, श्योरिटी बन के घूम रहे हैं, और ऐसी गारंटी आपको दिख रही है विच इज नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये आपकी यूपीएसआई मानी जाएगी। दिस ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अ यूपीएसआई। ग्रांटिंग, विड्रॉल, सरेंडर, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ की लाइसेंसेज। अगर आपके कोई बड़े बड़े लाइसेंस आपकी कंपनी को मिले हुए थे, अगर आपको वो लाइसेंस छोड़ना पड़ता है, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, या अथॉरिटी विड्रॉ कर लेती है, या आपको अभी तक वो लाइसेंस नहीं मिला हुआ था पर वो लाइसेंस मिल गया, तो मिलना भी एक यूपीएसआई है और छिन जाना भी एक यूपीएसआई है। या कोई रेगुलेटरी अप्रूवल आपको अभी तक नहीं मिली हुई थी, ग्रांट हो गई, वो भी एक आपके लिए यूपीएसआई है। और अगर आपको कोई अथॉरिटी मिली हुई थी, अब वो छीन ली गई है, तो फिर वो भी आपका यूपीएसआई माना जाएगा। एंड एक चीज और यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर एक नई पॉइंट और ऐड हुआ है, तो वो भी ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एमिनेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जनरेट नहीं हो रही है, बाहर से हो रही है, मतलब एंटिटी के बाहर की कोई इंफॉर्मेशन है बट वो इंपैक्ट कर रही है एंटिटी को,
तो उसकी एंट्री भी स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस जो आप बनाते हो यूपीएसआई का, जो इन हाउस आपका बनता है, उस स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस के अंदर आपको उसकी एंट्री भी डालनी पड़ेगी। जिस दिन कंपनी को वो इंफॉर्मेशन मिली वहां से 2 कैलेंडर डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस में स्टोर करनी पड़ेगी। तो दीज आर सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द चैप्टर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। एक तो यहां पर ये दिया हुआ है क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स ऐड हुए हैं इन द यूपीएसआई डेफिनेशन। देन उसके बाद 2 पॉइंट डीम्ड कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में ऐड हुए हैं। जहां पर इमीडिएट रिलेटिव लिखा होता था वहां से इमीडिएट हट गया, अब सिर्फ रिलेटिव हो गया, और रिलेटिव की डेफिनेशन ये रही। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट अमेंडमेंट ऑफ द चैप्टर इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग में और कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब दीज आर द अमेंडमेंट्स ओनली। इसके बाद में आ जाता हूं म्यूचुअल फंड की अमेंडमेंट्स के ऊपर। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या दिया हुआ है? म्यूचुअल फंड के अंदर दिया हुआ है काफी सारी अमेंडमेंट है, पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला, यूनिट होल्डर जो होता है, क्या वो यूनिट होल्डर एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है? यस, तो यूनिट होल्डर भी क्या कर सकता है? नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। अगर मान लो कल को चलकर उस यूनिट होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो जो यूनिट्स होंगी वो नॉमिनी के हाथ में चली जाएंगी। और नॉमिनी जो है, यहां पर ये पॉइंट नया ऐड करा इन्होंने कि नॉमिनी जो है ना वो क्या कर सकता है? वो ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है अब यूनिट्स में। मतलब अगर मान लो जिस बंदे के आप नॉमिनी हो उसकी डेथ नहीं हुई है बट वो परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गया, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसके बिहाफ पे यूनिट्स आपके हाथ में आएंगी, आप ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो नॉमिनी कैन कंडक्ट द ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ इनकैपेसिटेशन ऑफ द यूनिट होल्डर। उसके बाद आगे एक और बात समझना, जो जॉइंट होल्डर होते हैं क्या वो दोनों अलग अलग नॉमिनी अपॉइंट करेंगे? मतलब सपोज 2 लोग जॉइंट होल्डर हैं तो क्या वो दोनों अलग अलग नॉमिनी अपॉइंट करेंगे? नहीं, मिलकर आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है, जैसे मान लो कि कोई फॉर एग्जाम्पल एक एक्स है और एक वाई है, इन्होंने मिलकर एक नॉमिनी अपॉइंट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को अपॉइंट कर लिया, करण को। अब एक्स की डेथ हो गई, मान लो एक्स और वाई ने जॉइंटली नॉमिनी अपॉइंट किया किसको? करण को, बिकॉज दे वर द जॉइंट होल्डर्स। और एक्स की डेथ हो गई, तो क्या एक्स की डेथ होते ही सारे जो यूनिट्स होंगे वो करण के पास आ जाएंगे? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। पहले वाई के पास आएंगे। तो सर आधे आधे हो जाएंगे ना। मान लो 2000 यूनिट्स थी तो अब 1000 इसके पास आ गई वाई के पास और 1000 करण के पास आ जाएंगी नॉमिनी के पास। नो, दोनों 2 की 2000 यूनिट इस दूसरे होल्डर के हाथ में आएंगी। जब इसकी डेथ होगी तो फिर ये किसके पास जाएंगी? नॉमिनी के पास। ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होगा कि जॉइंट होल्डर में से अगर मान लो कोई एक बंदे की डेथ हो गई तो फिर सीधा नॉमिनी आ जाएगा। नहीं, फर्स्टली द यूनिट्स विल गो टू द अदर होल्डर। वो जो अदर होल्डर की डेथ होगी उसके बाद यूनिट्स किसके पास आएंगी? नॉमिनी के पास आएंगी। और ये नॉमिनेशन की वजह से अगर मान लो नॉमिनी कुछ भी ऊटपटांग हरकत कर देता है, कोई ट्रांजैक्शन कर देता है और उसमें गड़बड़ घोटाला होता है, तो एएमसी जो होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्शन टेकन बाय द नॉमिनी। मतलब नॉमिनी जो भी कोई एक्शन लेगा उसकी वजह से कुछ भी अगर गलत होता है तो उसके लिए एएमसी और आरटीए क्या नहीं होंगे? लायबल नहीं होंगे। दे विल नॉट बी लायबल एट ऑल। देन उसके बाद यहां पर ये म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अंदर एक कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं और एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है म्यूचुअल फंड चैप्टर के अंदर, दैट इज एसआईएफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे शॉर्ट नोट आपको पेपर में देखने को मिल सकता है 4 मार्क्स का। दैट व्हाट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। 4 मार्क्स क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस। पहले ये समझते हैं म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट ऐड हुए हैं। कुछ भी नहीं, फालतू की बातें हैं। अगर स्पॉन्सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता तो सेबी अगर चाहे तो स्पॉन्सर की एप्लीकेशन को सीधा सीधा रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, इन्फॉर्म कर देगा एप्लीकेंट को कि आपने ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करा, इसके लिए हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। स्पॉन्सर कौन होता था? जो म्यूचुअल फंड बनाता था, एस्टैब्लिश करता था, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, म्यूचुअल फंड बनेगा ही नहीं। और अगर ऐसे ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब बीइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्ट्रेशन लेती है सेबी के पास, तो उसको भी जब अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर मान लो आपने क्राइटेरिया पूरा नहीं करा तो सेबी आपकी एप्लीकेशन को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। अब यहां पर एक नया टॉपिक आया, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। नाउ व्हाट इज दिस स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड? ये एक नए तरीके का इन्वेस्टमेंट फंड लेकर आया। मतलब है ये म्यूचुअल फंड ही बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा अलग है। म्यूचुअल फंड में जनरली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप चिल्लर 100 रुपए से, 200 रुपए, 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर आपको ये वाले फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, यू नीड एटलीस्ट 10 लाख रुपीज। इन्वेस्टर कम से कम कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा? 10 लाख रुपए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा और फिर ये फंड आगे क्या करेगा? मार्केट्स में पैसा डालेगा। और जैसे आप म्यूचुअल फंड में पढ़ते थे ओपन एंडेड स्कीम होती है। ओपन एंडेड स्कीम कौन सी होती थी? जिसको आप कभी भी जाके खरीद सकते हो, कभी भी जाके बेच सकते हो। क्लोज एंडेड वो होती थी जो आपको एनएफओ के समय पे खरीद पाओगे और मैच्योरिटी के समय ही उसे बेच पाओगे। तो ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड भी ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। कुछ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, दे कैन बी परचेज ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड एंड उसके बाद बेच कब सकते हो? मैच्योरिटी के समय। मतलब म्यूचुअल फंड को जाके वापस कब दे सकते हो? मैच्योरिटी के समय। इस एसआईएफ को, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड को।
फिर इसमें एक नया निकाल कर लेकर आए इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब ये इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब एक तो क्लोज एंडेड हो गए, कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। मतलब आज आपने खरीदा, 4 दिन बाद आप म्यूचुअल फंड के पास जाके खड़े हो गए, ये लो मेरी यूनिट्स वापस ले लो, मेरे को पैसे वापस कर दो, ठीक है। क्लोज एंडेड में क्या होता है, जब एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर आता है, तब आप खरीदते हो और मैच्योरिटी के समय वापस करने जाते हो। इंटरवल वाले में क्या होगा कि आप कभी भी खरीद सकते हो, जैसे आप ऑफर के समय खरीद सकते हो, बट आपको ना एक इंटरवल दे देंगे, लाइक 2-3 साल बाद हम आपके लिए ना ये मैच्योरिटी वाला डेट, मैच्योरिटी डेट से पहले, बट इट इज नॉट लाइक एनी टाइम कभी भी जाके तुम म्यूचुअल फंड के पास खड़े हो गए, बट एक इंटरवल बता देंगे कि जैसे आपने आज खरीदा तो आप 2 साल बाद आ सकते हो, मैच्योरिटी भले ये भी 5 साल की है, तो आप 2 साल बाद आना, म्यूचुअल फंड आपसे यूनिट खरीद लेगा, आपको पैसे वापस कर देगा। दैट इज कॉल्ड इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इंटरवल पे जाके आप क्या कर सकते हो, उसको रिडीम करा सकते हो बाय दिस फंड, ठीक है। और यहां पर मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होगा, 10 लाख रुपए, पर ये 10 लाख रुपए की लिमिट एक्रेडिटेड इन्वेस्टर के ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है। जो ये एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं इनके ऊपर ये लिमिट नहीं लगेगी। बाकी किसी को भी अगर इस फंड में पैसे डालने हैं तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आगे यहां पर एक और पॉइंट दिया हुआ है एसआईएफ से रिलेटेड। अगर आपसे पेपर में एसआईएफ से क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, जो भी आपको ये जितना सुनोगे ना एज इट इज पूरा छाप देना एसआईएफ के बारे में कि इतना आपने बताया, इतना हम लिख देंगे। ये जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होगा ये अपनी एनएवी का 20% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं डाल सकता। You will not make investment in the debt investment more than 20% of your NAV, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में या नॉन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इशूड बाय अ सिंगल इशूअर, एक कंपनी के द्वारा इशूड डेट इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नॉन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एक कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकते 20 अपनी एनएवी के 20% से ज्यादा। बट अगर आप 20% से थोड़ा और ऊपर लेकर जाना चाहते हो तो आप 25% तक लेकर जा सकते हो, बट उसके लिए पहले आपको बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एएमसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मेरी जितनी एनएवी होगी, जैसे मैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड हूं, तो मेरी जितनी एनएवी होगी उसका 20% निकाल लो। जैसे मान लो मेरी एनएवी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरी नेट एसेट वैल्यू आ रही है 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ का 20% आ गया 2,000 करोड़। तो अब मैं एक कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूडिंग मनी मार्केट, नॉन मनी मार्केट सब मिला के मैं 2,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कि मैं सारा ही पैसा इस कंपनी में थोड़ी लगा दूंगा। अलग अलग जगह भी डालो, अलग अलग जगह भी डालो, तो आप एक ही कंपनी में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते 20% से ज्यादा। बट थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया, 5% और अलाउ कर दिया, 20 की जगह 25 हो जाएगा। बट एक काम कर लेना, क्या, पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से अप्रूवल ले लेना एंड एएमसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी अप्रूवल ले लेना। देन उसके बाद बोला कि ये जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है ना, इट इज हैज डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन सेपरेट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। मतलब ये प्रॉपर ना अलग दिखना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में मिक्स होकर मत बैठना, वरना लोगों के साथ रिस्क हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या कर देंगे, लोग तो आप में पैसा डाल देंगे। लोग तो म्यूचुअल फंड में लोग पैसा डालते हैं कि चलो ठीक है पैसा डाल दिया, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया, मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब किसी ने अपना पैसा उठा के एसआईएफ में लगा दिया तो भैया उसकी तो बैंड बज गई। तो एसआईएफ में थोड़ा अलग दिखना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड, थोड़ा अलग तरीके का फंड है। तो आप एक अलग तरीके के फंड में रहो, ठीक है, और आप अलग तरीके से पूरा अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो, अलग से दिखो, पूरी ब्रांडिंग तुम्हारी, एडवर्टाइजमेंट, डिस्क्लेमर, गाइडलाइन सब अलग दिखनी चाहिए। मतलब लोगों को दिख जाना चाहिए, डिस्टिंक्शन हो जाना चाहिए देख के कि अच्छा ये म्यूचुअल फंड है और ये सब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। ट्रस्टी शैल इंश्योर दैट एएमसी हैज द एक्सपर्टीज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इस वाले फंड को चलाने के लिए भी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आएगी उसके ऊपर उसके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, एंड सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ेंगी, रिस्क मैनेजमेंट की, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की, डिस्क्लोजर्स की, रिपोर्टिंग की। ऑफर डॉक्यूमेंट जो होगा, जब ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड ऑफर डॉक्यूमेंट निकालेंगे, लोग अप्लाई करेंगे, 10-10 लाख रुपए डालेंगे, इट शैल कंटेन द डिस्क्लोजर विच आर एडिक्वेट फॉर इन्वेस्टर टू टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। प्रॉपर उसके अंदर पूरे डिस्क्लोजर डले होने चाहिए ताकि इन्वेस्टर जो है वो क्या कर सके, इन्वेस्टर डिसीजन ले सके, सही से एकदम ढंग से वो इन्वेस्टर डिसीजन ले सके। एंड इट ऑल्सो हाईलाइट द हाई रिस्क नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जो ये इंस्ट्रूमेंट्स आगे इशू कर रहे हैं उसका जो हाई रिस्क है, जो भी सारी चीजें वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, म्यूचुअल फंड लाइट। म्यूचुअल फंड लाइट क्या होता है? अब ये सर दिस इज म्यूचुअल फंड फ्रॉम मीशो। ये म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क क्या है मैं बताता हूं। कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जिसमें ना एएमसी को ज्यादा दिमाग लगाती नहीं है। एएमसी का डायरेक्ट या एकदम ऐसा डायरेक्ट इंटरवेंशन है ही नहीं, उसका पैसिव इंटरवेंशन होता है। पैसिव इंटरवेंशन मतलब जैसे एक होते हैं एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, एक होते हैं पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जहां आप बुद्धि लगा रहे हो,
लोग उससे पैसा पूल कराएंगे, फिर आप पूरा एनालिसिस करते हो, ये यहाँ लगाना है, इतना पैसा यहाँ, इतना परसेंट यहाँ, इतना ये, इतना वो, पूरा आप ऐसे एक्टिव स्ट्रैटेजी बना के फिर आगे इन्वेस्ट करते हो। दैट इज एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। देयर आर सर्टेन म्यूचुअल फंड जो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब उसमें क्या करना है, पैसा उठाना है, आगे गोल्ड में लगा देना है। अब उसको तो सोचना ही ना, मैं ये वाली सिक्योरिटी में इतना परसेंट डालूं, इस सिक्योरिटी में इतना, डेट में इतना, इक्विटी, उसको पैसा उठा के डेट में लगा देना है। तो उसकी तो बुद्धि चल ही नहीं रही इतनी। दे आर वेरी लेस, दे आर हैविंग वेरी लेस इंटरवेंशन ऑफ द एएमसी। इतना कुछ ज्यादा सिरदर्दी वाली कहानी है ही नहीं। तो लॉ ने बोला जब ये इतने तगड़े म्यूचुअल फंड है ही नहीं, मतलब इतना कोई एक्टिवली कुछ स्ट्रैटेजीज चल ही नहीं रही है, पैसिव काम कर रहे हैं, उठा के पैसा गोल्ड में लगा देते हैं, चुपचाप रिटर्न आता है, आगे बढ़ देते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड के ऊपर इतना सारा लॉ कंप्लायंस क्यों डालना कि इनको पूरा म्यूचुअल फंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़े। तो इनके लिए थोड़ा रिलैक्स्ड फ्रेमवर्क लेकर आए हैं, मतलब थोड़ा सा प्रोविजंस के अंदर रिलैक्सेशन कर दिया है, थोड़ा इजी कर दिया है। सो व्हाट आर द पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड? दे फॉलो अ रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ये कैसे फंड्स होते हैं? ये रूल बेस्ड चलते हैं। हमारा तो रूल है भैया, हम पैसा उठाएंगे, गोल्ड में लगाएंगे, 80% गोल्ड में डाल देंगे, 20% इक्विटी में डाल देंगे, ज्यादा हम कुछ सोचते ही नहीं है। या 90% पैसा हम गोल्ड में डालेंगे, 100% पैसा हम गोल्ड में डाल, हम तो एक रूल पे चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लकीर के फकीर वाला हिसाब है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, काम खत्म। एंड नेग्लिजिबल डिस्क्रिशन विद द एएमसी। एएमसी की कोई डिस्क्रिशन नहीं होती, कोई मर्जी नहीं होती कि इतना यहां लगाना है, इतना वैसे लगाना है, कोई स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व नहीं होती रिलेटेड टू एसेट एलोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये लोग पैसिवली बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो इन म्यूचुअल फंड्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड फ्रेमवर्क लेकर आए हैं और कई सारे प्रोविजंस के अंदर इनके लिए रिलैक्सेशन दे दिए। फ्रेमवर्क अभी आपको नहीं पढ़ना पूरा, जैसे स्पॉन्सर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, उसकी नेटवर्थ का, ट्रैक रिकॉर्ड का, प्रॉफिटेबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता था, उस सब के अंदर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिंप्लीफाई कर दिया है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम कर दी है। तो एक नया फ्रेमवर्क लेकर आए हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स के लिए। सर व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फ्रेमवर्क? हो सकता है पेपर में पूछ ले कि ये म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है। इट विल प्रमोट द ईज ऑफ एंट्री। नए नए म्यूचुअल फंड्स मार्केट में आ पाएंगे जो ऐसे वाले फंड्स हैं। अब वो सोचते थे यार हम तो इतना कुछ करते नहीं, पर हमको सेबी के इतने सारे बड़े बड़े कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, तो उनको थोड़ा इजी हो जाएगा। नए प्लेयर एनकरेज होंगे, नए प्लेयर मार्केट में आएंगे, म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश करेंगे, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आपके ऊपर कम हो जाएगी, मार्केट लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और इससे इनोवेशन भी जो है मार्केट के अंदर बढ़ेगा। तो ये कुछ फायदे हैं, मैं बोलूंगा दीज आर द 5 बेनिफिट्स। दीज आर द 5 बेनिफिट्स जिन बेनिफिट्स के लिए आप बोल सकते हो कि ये चीज लेकर आए म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क। इसके बाद जो एएमसी है उसकी ऑब्लिगेशंस की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी थी। ठीक है, एएमसी जो होती थी आपकी, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी थी। इसके अंदर इन्होंने 2 नई ऑब्लिगेशंस और ऐड कर दी हैं। क्या? एएमसी शैल इन्वेस्ट अ परसेंटेज ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय स्पेसिफाइड बाय द सेबी। अब सेबी क्या करेगा कि एएमसी इधर आओ, तुम्हारी कंपनी के अंदर हम कुछ एम्प्लॉयज बताएंगे थोड़े अच्छे लेवल के, जैसे डायरेक्टर लेवल एम्प्लॉयज हो गए, टॉप लेवल एम्प्लॉयज हो गए, ये बताएंगे उनकी सैलरी का कुछ परसेंटेज वो इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड के अंदर। ये वैसा वाला सीन हो गया ना, अपना पैसा लगेगा तो ढंग से मैनेज होगा। एएमसी क्या करता था, पब्लिक से पैसा जो पूल होता था उसको मैनेज करता था ना। अब यहां पर सेबी ने क्या बोला, एक काम करो बाबू, एक काम करो, व्हाट यू हैव टू डू इज, जितना पैसा आएगा ना पूल होके, वो तो लगेगा मार्केट के अंदर। आप जो एएमसी आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, हम बताएंगे कौन से एम्प्लॉयज हैं और उनकी रेम्युनरेशन का कितना परसेंट पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द म्यूचुअल फंड। यानी कि उनके ऊपर गाज गिरा दी, भैया इन्वेस्ट करो मैंडेटरी इन द म्यूचुअल फंड, ताकि तुम लोगों का खुद का पैसा लगेगा ना तो तुम सही से मैनेज करोगे, लोगों का भी सही से मैनेजमेंट होगा। तो एएमसी शैल इन्वेस्ट अ परसेंटेज ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी स्पेसिफाई करेगा कौन से एम्प्लॉय, उनकी रेम्युनरेशन का कितना परसेंट आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इट विल बी बेस्ड ऑन द डेजिग्नेशन और रोल ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ऑब्वियसली बात है, जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज होंगे उनकी रेम्युनरेशन का ज्यादा पार्ट इन्वेस्ट कराएंगे, छोटे एम्प्लॉयज का कम इन्वेस्ट कराएंगे। एंड दूसरा काम और क्या ऐड करा गया है कि एएमसी शैल कंडक्ट द स्ट्रेस टेस्टिंग। आपका स्ट्रेस टेस्टिंग होगा, मतलब आपको स्ट्रेस टेस्ट कराना है। अब ये स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप लेकर आओगे उनकी स्ट्रेस टेस्टिंग कराओ। सर स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है? स्ट्रेस टेस्टिंग में ये होता है कि ये म्यूचुअल फंड अभी मार्केट फेवरेबल कंडीशंस में गोइंग गुड, इट इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट अगर कल को मार्केट सेंटिमेंट बहुत खराब हो जाते हैं तो क्या ये उसमें सर्वाइव कर पाएगा? क्या ये म्यूचुअल फंड उस समय चल पाएगा, या ऐसा पता चले कि इसमें ऐसे मतलब बेवकूफ तरीके से क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अगर कल को मार्केट सेंटिमेंट्स अगेंस्ट चले गए, अनफेवरेबल हो गई मार्केट और बहुत गिर रही है, क्रैश आ रहा है, पता चले ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए और लोगों का करोड़ों खरबों रुपया डूब जाए, तो
तो इसकी आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करानी पड़ेगी। अब उसका फॉर्म क्या होगा, उसका मैनर क्या होगा, वो सब कौन बताएगा, सेबी बताएगा। और जो भी इसके रिजल्ट आएंगे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। दैट यू हैव टू डिस्क्लोज, राइट। ये आपके म्यूचुअल फंड की अमेंडमेंट्स थी। इसके बाद मैं आ जाता हूं ऑन द अमेंडमेंट्स ऑफ द एलओडीआर। एलओडीआर में भी कुछ अच्छी अच्छी अमेंडमेंट्स है, तो आराम से समझना जरा। लाइक सेक्रेटेरियल ऑडिट में अमेंडमेंट है, कुछ अच्छे पॉइंट्स इन्होंने नए पॉइंट ऐड करे हैं, तो वो अच्छे से सुनना जरा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेगुलेशन 6 में, दैट इज फॉर द कंप्लायंस ऑफिसर। अब यहां पर इन्होंने बोला कंप्लायंस ऑफिसर के लिए ये 3 पॉइंट लिख दिए इन्होंने। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने, पेपर में अगर कंप्लायंस ऑफिसर की डेफिनेशन आए या कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में आए तो लिख देना। कंप्लायंस ऑफिसर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, पार्ट टाइम कोई ऐसा प्रैक्टिस वाला बंदा नहीं है, कंपनी में अपॉइंटेड होगा। He should not be appointed one level below than the board of director। मतलब वो बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक लेवल से नीचे अपॉइंट नहीं हो सकता। तुम उसको मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे नहीं रख सकते कि ये हमारी कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर है, लोअर लेवल एम्प्लॉय है। He will be even at the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक लेवल नीचे हो सकता है, बट उससे नीचे नहीं हो सकता। आप उसकी अपॉइंटमेंट जो करोगे, दैट अपॉइंटमेंट विल नॉट बी लोअर देन द 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड ही शुड बी डेजिग्नेटेड एज अ केएमपी। वो बंदा केएमपी होगा ही होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर सर कंप्लायंस ऑफिसर के ऑफिस में वैकेंसी अराइज हो जाती है तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको फिल करोगे, वरना मैक्सिमम आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। वैकेंसी से 3 महीने के अंदर अंदर आपको फिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद रेगुलेशन 7 में एक कंप्लायंस क्या था, एक कंप्लायंस होता था कि ना जो रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट होता था, तो ना एक एनुअल सर्टिफिकेट जाता था। वो एनुअल सर्टिफिकेट आपको साल खत्म होने के बाद 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता था। उस पे कंप्लायंस ऑफिसर का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन करता था, कंप्लायंस ऑफिसर साइन करता था, और वो शेयर ट्रांसफर एजेंट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन करता था। वो सर्टिफिकेट वाली रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। नाउ दैट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट इज डिलीटेड, वो सर्टिफिकेट अब नहीं जाता। फिर उसके बाद यहां पर 10(1)(a) करके एक नया पॉइंट ऐड हुआ है कि सेबी जो होगा वो इंटीग्रेटेड फाइलिंग बना सकता, मतलब इंटीग्रेटेड फाइलिंग आपसे करवा सकता है ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी इन द फॉर्मेट एंड विद इन टाइम एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। मतलब आपको बोल सकता है कि सो एंड सो चीजें आपको क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेंगी, सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स आपको हाफ ईयरली, सेमी एनुअली फाइल करने पड़ेंगे। तो ऐसी कुछ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपसे कराई जा सकती है। फिर उसके बाद 13 में एक अमेंडमेंट ये है, पहले क्या होता था, पहले 13 रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3 के अंदर एक ना क्वार्टरली कंप्लायंस होता था कि हर क्वार्टर के एंड पे, एंड होने से 21 डेज के अंदर अंदर आपको ना एक स्टेटमेंट बना के देनी होती थी, जिसमें आप ये लिखते थे क्वार्टर के स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस थी, ओपनिंग कितनी थी, कितनी क्वार्टर के दौरान आई, कितनी हमने क्वार्टर के दौरान सॉल्व करी, और कितनी क्वार्टर के एंड पे रह गई। अब वो स्टेटमेंट वहां से डिलीट कर दी गई है। अब इन्होंने वहां पर ये लाइन लिख दी है, क्या, लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल अ स्टेटमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस विद इन टाइम एंड विद इन एज फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। तो ये लाइन अब लिख दी गई है, अब कितने टाइम के अंदर वो फाइल करनी है, किस मैनर में करनी है, क्या उसके अंदर लिखना है। अब जब कभी सेबी स्पेसिफाई करेगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल वो स्टेटमेंट 21 दिन वाला जो कंप्लायंस था, ये अब आपका क्या हो चुका है, ये अब डिलीट हो चुका है, इसकी जगह पर अब ये आ चुका है। फिर एक सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो मुझे लग रहा है इस बार पेपर में पूछी जा सकती है आपसे, ये मटेरियल सब्सिडरी का एक पॉइंट होता था, वो याद है, अगर आपका टर्नओवर कंसोलिडेटेड टर्नओवर के 10% से ज्यादा है, ठीक है, तो आप मटेरियल सब्सिडरी कहलाओगे। और अगर आपकी जो नेटवर्थ है वो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ के 10% से ज्यादा है, तो फिर आप मटेरियल सब्सिडरी कहलाओगे। तो वहां पर पहले शब्द इनकम होता था, अब वहां पे टर्नओवर हो गया है। मतलब आपको 10% टर्नओवर का देखना है, इनकम का नहीं। सर नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया वो तो रहेगा, पहले यहां पर ये वाला जो पॉइंट था आपका, इसके अंदर इनकम का देखते थे 10% और नेटवर्थ का देखते थे, तो इनकम की जगह टर्नओवर देखना, बस इतना मैं बोल रहा हूं। फिर एक और चीज क्या थी, आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा कि अगर कोई भी बंदा जो 75 इयर्स की एज कंप्लीट कर चुका है, उसको कंपनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, या वो बंदा अपॉइंटेड है, अपॉइंटमेंट के दौरान ही वो बंदा 75 ईयर का हो चुका है, तो अब उसकी डायरेक्टरशिप को कंपनी कंटिन्यू करना चाहती है। तो अगर आप किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि 75 साल की एज कंप्लीट कर चुका है, उसको आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना चाहते हो, या बंदा है अपॉइंटेड है, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये तब कर सकते हो जब आपको एसआर पास हो जाए, आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। या इन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड करा है कि ये कंप्लायंस आपको कब करना है। अगर आप उसको अपॉइंट कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट के समय भी कर सकते हो, अपॉइंटमेंट से पहले भी कर सकते हो। अगर आप उसे रीअपॉइंट कर रहे हो, मतलब वो बंदा अपॉइंटेड है, अब उसका टेन्योर खत्म हो गया, अब आप कंटिन्यू करना चाहते हो आगे उसको, बट वो 75 की एज कंप्लीट कर चुका है, तो आप उस समय कंप्लीट कर लो, या एसआर पास कर लो, या पहले भी अगर एसआर पास करके रख लोगे तो भी ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, listed entity shall comply with the above provision at the time of appointment, reappointment or at any time prior to the
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अटेनिंग द एज ऑफ 75 ईयर, जब वो 75 साल का हो चुका है उसके बाद अब आप उसको अपॉइंट या रिअपॉइंट कर रहे हो, या तो तब एसआर पास कर लो, या उसके 75 का होने से पहले ही आपने एसआर पास कर लिया था कि ये बंदा 75 का होने वाला है, हम पहले ही एसआर पास करके रखते हैं और हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे या हम इसे अपॉइंट कर लेंगे आगे चल के, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहां पर एक सेक्रेटेरियल ऑडिट में एक अच्छा पॉइंट आया है जो मुझे लग रहा है पेपर में पूछा जा सकता है, जो आपका अभी तक स्टैट ऑडिट में होता था। जब आप कंपनी लॉ पढ़ते थे तो कंपनी लॉ के अंदर एक सेक्शन होता है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर रोटेशन का आप एक सेक्शन पढ़ते हो तो वहां पर स्टैट ऑडिटर की रोटेशन के बारे में बात की जाती थी कि सो एंड सो कंपनीज जो होंगी, वहां लिमिट दी हुई है पूरी कि ये कंपनीज के जो सीए होते हैं, ऑडिटर होते हैं, वो अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो 5 साल के लिए काम करेगा, फिर वो 5 साल कूलिंग पीरियड पर चला जाएगा। फिर फॉर्म ऑडिटर है तो 2 टर्म मिलेंगे आपको 5-5 साल के लिए, आप 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकते हो मैक्सिमम, फिर उसके बाद आपका 5 साल का कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रोविजन ये सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए लेके आ गए हैं। नाउ द सेम प्रोविजन इज फॉर द सेक्रेटेरियल ऑडिटर। एक पॉइंट और ध्यान रखना, सेक्रेटेरियल ऑडिट कर कौन सकता है? सिर्फ पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी, ऐसा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जिसका पीयर रिव्यू हुआ होना चाहिए। अगर उसका खुद का पीयर रिव्यू नहीं हुआ है तो फिर वो सीएस जो है सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं कर सकता। प्रोविजंस ऑफ रोटेशन ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सेक्रेटेरियल ऑडिटर के प्रोविजन क्या है? अगेन जैसे मान लो मैं एक प्रैक्टिसिंग सीएस हूं और मैं किसी कंपनी की, रिलायंस की मैं सेक्रेटेरियल ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाऊंगा वहां पे फॉर अ कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 ईयर आई कैन डू द सेक्रेटेरियल ऑडिट देयर। उसके बाद मैं वहां से रिटायर हो जाऊंगा ताकि कोई इंडिपेंडेंस, कोई थ्रेट क्रिएट ना हो, इंडिपेंडेंस अफेक्ट ना हो, आपकी पोजीशन आप जस्टिफाई कर पाओ, काम अच्छे से कर पाओ, फिर नया ऑडिटर आएगा और वो काम करेगा ताकि ऑडिट में मैनिपुलेशन ना हो। तो 5 साल के लिए आप कूलिंग पीरियड पे चले जाओगे और अब इस 5 साल के लिए आप उस सेम एंटिटी की क्या नहीं कर सकते? ऑडिट नहीं कर सकते, सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं कर सकते। सर किसी और एंटिटी की कर सकते हैं? यस, बट उस एंटिटी की नहीं कर सकते। अगर आपकी फर्म है तो आपको 5 साल का एक टर्म मिलेगा, फिर 5 साल का और एक टर्म मिलेगा, यानी 10 साल के लिए आप अपॉइंट हो सकते हो। उसके बाद आपको 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड पे भेज दिया जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग एक पॉइंट क्या है जिसपे सीए में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और मतलब सीए वाला जब टॉपिक आता है, स्टैट ऑडिटर वाला जब टॉपिक आता है, तो कंपनी लॉ में इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। अब यहां पे आईसीएसआई इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनाएगा नहीं बनाएगा, आई डोंट नो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फर्म थी केके एंड एसोसिएट्स। केके एंड एसोसिएट्स में 3 पार्टनर थे, एके, एसके और केके। देयर वर 3 पार्टनर, एके, एसके और केके। 3 पार्टनर्स थे केके एंड एसोसिएट्स में। ये रिलायंस की सेक्रेटेरियल ऑडिट करते थे, ठीक है। इनका टेन्योर खत्म हुआ, इन्होंने 10 साल ऑडिट कर ली, वहां पे सारा काम खत्म हो गया। अब यहां पर टेन्योर खत्म हो गया। नाउ द रिलायंस वांट अनदर सेक्रेटेरियल ऑडिटर। अब रिलायंस किसी और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को चाहता है। अब मान लो कोई और और कोई फर्म है, जैसे मान लो एबीसी एंड एसोसिएट है। एबीसी एंड एसोसिएट है जिसमें एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर्स हैं। क्या एबीसी एंड एसोसिएट को यहां पे सेक्रेटेरियल ऑडिटर बना सकते हैं? यस, ये मैंने ऊपर पढ़ाया। अब ये पॉइंट जो लिखा हुआ है क्या बोलता है? जो रिटायरिंग फर्म है, अगर उधर का कोई पार्टनर इधर भी कॉमन पार्टनर है, जैसे मान लो इधर 4 पार्टनर, मतलब ये एक्स वाई जेड तो पार्टनर है, मान लो इधर केके भी पार्टनर है, तो केके जो इधर रिटायरिंग फर्म का पार्टनर था, अब ये इधर भी पार्टनर है, तो ये वाली फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। 5 साल के लिए ये भी सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं कर सकती। 5 साल के लिए ये भी सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं कर सकती, बिकॉज जो फर्म रिटायर हो रही है उसका कॉमन पार्टनर इधर ये वाली फर्म के अंदर है, तो ये वाली फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इतने लेवल का क्वेश्चन जाके बनेगा नहीं बनेगा आई डोंट नो, बट मेरे मन में है तो मैं बता देता हूं। मैं एक सिचुएशन रख रहा हूं आपके सामने। मान लो केके एंड एसोसिएट ने रिलायंस की ऑडिट करी, सेक्रेटेरियल ऑडिट 10 साल ऑडिट करी, ठीक है। अब इसमें 3 पार्टनर थे, एके, एसके और केके। गॉट इट सर। अब ये जो केके एंड एसोसिएट है इसका टेन्योर खत्म हुआ और एबीसी एंड एसोसिएट को रखने की बात की गई। एबीसी एंड एसोसिएट में सिर्फ 3 पार्टनर, मान लो एक्स वाई जेड, बस 3 पार्टनर थे। ये एबीसी एंड एसोसिएट अब रिलायंस की सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट हो गई। जब ये रिलायंस की सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट हो गई, उसके बाद अब केके यहां से छोड़ के इस वाली फर्म के अंदर आ गया, तो क्या ये फर्म को ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा? डू दिस फर्म नीड टू वैकेट द ऑफिस, या फिर ये फर्म अभी भी एज एन ऑडिटर कंटिन्यू कर सकती है? तो आप बोलोगे सर वैकेट करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन पार्टनर आ गया। नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला कंप्लाइंस एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेक होता है। कॉमन पार्टनर अपॉइंटमेंट की डेट पे नहीं होना चाहिए, बाद में जाके उधर आ गया तो फिर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वैकेट करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे वाले पॉइंट ना स्टैट ऑडिटर के लिए बहुत सारे दे रखे हैं, इस पे और भी एनालिसिस होता है, बट सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए अभी इतना नया पॉइंट लाए हैं, आगे चलकर और भी चीजें ऐड हो जाएंगी। जैसे सीए के लिए स्टैट ऑडिटर वाले प्रोविजन है ना, रोटेशन वाले, उधर बहुत सारे रूल्स के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वही सेम चीजें यहां पर भी लेकर आ जाएंगे। पर अभी आप ये वाला पॉइंट इतना ध्यान रखना,
अपॉइंटमेंट वाले दिन देयर मस्ट बी नो कॉमन पार्टनर इन द अपॉइंटिंग फर्म, जो कि रिटायरिंग फर्म में था और इधर भी है। अपॉइंटमेंट की डेट पे कॉमन नहीं होना चाहिए, बाद में हो तो चलेगा, इट इज ओके, नॉट अ बिग इशू, ठीक है। और ये जो रोटेशन प्रोविजन है, अब मैंने बोला कि एक ऑडिटर अपॉइंट होगा, जैसे मान लो इंडिविजुअल ऑडिटर है, वो एक कंपनी में एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट होगा, तो बिल्कुल कॉन्सेक्यूटिवली 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा। तो अगर 5 साल के लिए मान लो वो बंदा अपॉइंट हो गया, इसका मतलब अब 5 साल तक कंपनी उसे हटा ही नहीं सकती। वो कुछ भी उधम मचा रहा है, उद्दंड मचा रहा है, कंपनी उसे हटा नहीं सकती, या कंपनी उसे प्रताड़ित कर रही है कि अब वो 5 साल में छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होने का मतलब ये नहीं होता, इससे कंपनी का राइट अफेक्ट नहीं होगा कि कंपनी उस ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकती। कंपनी कैन रिमूव द ऑडिटर, ऑडिटर का भी राइट अफेक्ट नहीं होगा। ऑडिटर कैन रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। तो अगर ऑडिटर बोलता है भैया मैं ये कंपनी छोड़ के जाना चाहता हूं, आप कंपनी छोड़ के जा सकते हो। कंपनी तुम्हें हटाना चाहती है तो हटा सकती है। ये नहीं होगा कि तुम्हें 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, मतलब कर दिया, तुम दामाद जी बन के बैठ गए 5 साल के लिए। तुम्हें हटाया जा सकता है, और अगर तुमको लगता है कंपनी छोड़नी है, छोड़ के जा सकते हो। और अगर मान लो कोई भी कैजुअल वैकेंसी राइज होती है इस ऑफिस में, ये सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऑफिस में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जल्दी से जल्दी अपॉइंट करने की कोशिश करेगा, बट 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट कर लेगा वैकेंसी से। और ये जो बंदा अपॉइंट होगा यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी से, जो अब एजीएम आपकी आने वाली है, वहां के कंक्लूजन तक ये ऑफिस होल्ड करेगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद रेगुलेशन 17 में इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया, क्या कि अगर सर मान लो बोर्ड कॉम्पोजिशन जो था आपकी कंपनी में इतने डायरेक्टर होने चाहिए, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है, 6 डायरेक्टर होने चाहिए, अगर आपकी वो 1000 लिस्टेड कंपनी में आपकी कंपनी आ रही है, वट एवर इट इज, वो सारे पॉइंट थे। मान लो कभी भी कोई डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटेट हो जाता है, विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए आपकी कंपनी में एक, अब मान लो उसकी डेथ होगी, कुछ भी ऐसा रहा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वैकेंसी राइज हो गई, बोर्ड कॉम्पोजिशन में वैकेंसी राइज होगी, तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसे फिल करो, बट मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपको उसको फिल करना पड़ेगा। फिर एक नया पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है जो समझने वाला है, जो तुमको शायद टेस्ट कर सकता है आईसीएसआई, ये अच्छा पॉइंट है, सुनना जरा। क्या आपको एक रेगुलेशन 30 याद आ रही होगी, और रेगुलेशन 30 के अंदर आपको ये याद आ रहा होगा कि कुछ बोर्ड मीटिंग्स होती थी, और वो बोर्ड मीटिंग्स जैसी खत्म होती थी तो उसका आउटकम जो आता था, उसका जो रिजल्ट आता था, 30 मिनट्स के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता था। तो यहां पर ना एक अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट क्या आई है मैं बताता हूं। मान लो आपकी बोर्ड मीटिंग खत्म हुई बहुत लेट, अब सपोज बोर्ड मीटिंग खत्म हुई है रात को 10 बजे, तो अब लॉ बोलता है 30 मिनट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताओ। तो भाई एक बात बताओ, पागल है क्या? रात को 10:30 बजे हम 10 बजे मीटिंग खत्म हुई, 10:15 बजे हम स्टॉक एक्सचेंज को बता रहे हैं, कैसे इन्फॉर्म करोगे? और स्टॉक एक्सचेंज रात को 10:15 बजे कौन ऑपरेट कर रहा है जो तुम्हारी चीजें एक्सेप्ट करेगा? तो यहां पर लॉ ने क्या बोला, अगर मान लो आपकी जो बोर्ड मीटिंग है ये एंड हो जाती है आफ्टर द ट्रेडिंग आवर, देखो अगर ट्रेडिंग आवर के दौरान आपकी बोर्ड मीटिंग खत्म होती है, 1 बजे आपकी बोर्ड मीटिंग खत्म हुई, तो अभी तो स्टॉक एक्सचेंज खुला हुआ है, बता दो। 2 बजे खत्म हुई, 2:30 बजे खत्म हुई, 3 बजे खत्म हुई, 3:30 बजे भी खत्म हुई, तो ठीक है 4 बजे तक बता दो। बट अगर आपकी बोर्ड मीटिंग ट्रेडिंग आवर्स के बाद खत्म होती है, ट्रेडिंग आवर्स के बाद मतलब 3:30 के बाद खत्म हो रही है, बट मोर देन 3 आवर्स आर रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आवर्स, मतलब अगले ट्रेडिंग आवर्स शुरू होने से पहले अभी 3 घंटे से ज्यादा है। सर क्या बोल रहे हो? अगर मान लो आपकी बोर्ड मीटिंग 3:30 के बाद खत्म हुई है एंड मोर देन 3 आवर्स आर रिमेनिंग फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग आवर्स, मतलब अगले दिन के ट्रेडिंग आवर्स शुरू होने से अभी शुरू होने में कितना टाइम बाकी है? अभी 3 घंटे से ज्यादा टाइम बाकी है। अगर इतने बजे तुम्हारी मीटिंग खत्म होती है, देखो ट्रेडिंग आवर कब शुरू होते हैं? ट्रेडिंग आवर शुरू होते हैं 9 बजे, आज वाला ट्रेडिंग आवर खत्म होता है 3:30, 3 घंटे से ज्यादा टाइम मतलब 6 बजे। तो ये बोल रहा है अगर तुम्हारी बोर्ड मीटिंग आज के 3:30 बजे से लेके कल सुबह के 6 बजे के बीच में खत्म होती है, तो फिर एक काम करना, फिर हम तुम्हारे लिए 30 मिनट नहीं देखेंगे, फिर हम तुम्हारे लिए 30 मिनट की जगह इसे 3 घंटे कर देंगे। जैसे मान लो तुमने सुबह 5 बजे बोर्ड मीटिंग खत्म करी, तो अब तुम्हारे पास 5 बजे से लेके 8 बजे तक का टाइम है, इसमें आप बता देना। बट सर अगर मान लो मेरी सुबह बोर्ड मीटिंग 7:30 बजे खत्म हुई, तो लॉ बोलता है 7:30 तो ठीक है ना, अब तो स्टॉक एक्सचेंज उठ गया है, काम होने वाला है 9 बजे स्टार्ट, तो इसके लिए तुम्हारे पास 30 मिनट्स ही है। मतलब 3 घंटे का टाइम तुम्हें कब दिया गया? 3 घंटे का टाइम तुम्हें तब दिया गया है अगर आपकी बोर्ड मीटिंग एंड होती है ट्रेडिंग आवर्स के बाद, बट अगले दिन के ट्रेडिंग आवर्स स्टार्ट होने से पहले। बट कितना टाइम बाकी है अगले दिन के ट्रेडिंग आवर्स स्टार्ट होने में? 3 घंटे से ज्यादा का टाइम बाकी है। अगर 3 घंटे से कम का टाइम बाकी है तो फिर 30 मिनट्स ही अप्लाई होगा, फिर 30 मिनट्स ही अप्लाई होगा। जैसे मान लो तुम्हारी सुबह 8 बजे मीटिंग खत्म हो रही है, तो ट्रेडिंग आवर अभी 1 घंटे बाद ही स्टार्ट होने वाला है, तो डजंट मैटर, फिर 30 मिनट में इन्फॉर्म कर दो स्टॉक एक्सचेंज को, जग गया वो स्टॉक एक्सचेंज।
पर तुमने रात को 4 बजे पार्टी खत्म करी, मतलब बोर्ड मीटिंग खत्म करी, ठीक है, तुम्हारी 4 बजे पार्टी प्लस बोर्ड मीटिंग खत्म हुई है सुबह। अब 4 बजे तो स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे नहीं, हेलो स्टॉक एक्सचेंज, तो आपने वहां पे बोर्ड मीटिंग खत्म करी ना। अब एक काम करो, अभी 3 घंटे से ज्यादा का समय बाकी है स्टॉक एक्सचेंज खुलने में, तो डू वन थिंग, एक काम करो, अब तुम्हारे पास 30 मिनट नहीं 3 घंटे का टाइम है, तो 4 बजे अगर मीटिंग खत्म हुई है तो 7 बजे तक का टाइम है, 7 बजे तक बता देना, 7 बजे तक बता देना। ये प्रोविजन यहां पर ये लेकर आए हैं। अब आपको 3 घंटे के अंदर बताना है, बट उन बोर्ड मीटिंग्स के लिए जो खत्म होती है ट्रेडिंग आवर्स के बाद, और अगले दिन के ट्रेडिंग आवर्स स्टार्ट होने में अभी 3 घंटे से ज्यादा का टाइम बाकी है। देन उसके बाद एक प्रोविजन होता था कि आपको एनुअल रिपोर्ट की कॉपी सारे सिक्योरिटी होल्डर को भेजनी होती थी 21 डेज बिफोर एजीएम। वो पॉइंट अब यहां से ओमिट हो चुका है, रेगुलेशन 36 में से ये डिलीट हो चुका है। और एक पॉइंट में यहां पर अमेंडमेंट आई है, क्या ये वाले पॉइंट में अमेंडमेंट आई है, एक्चुअली दिस इज द अमेंडमेंट, दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट, ये अमेंडमेंट है। जिन्होंने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बता रखी है उनको सॉफ्ट कॉपी जाती थी, जिन्होंने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं बता रखी उनको हार्ड कॉपी भेजते थे। अब यहां पे क्या कर दिया, इनको आप क्या कर दो, वेब लिंक भेज दो हैविंग एग्जैक्ट पाथ वेयर द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट इज अवेलेबल। तो आपने जहां पर अपनी एनुअल रिपोर्ट अपलोड कर रखी है वेबसाइट वगैरह पे, उसका वेब लिंक भेज दो जिनकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर कोई हार्ड कॉपी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसको हार्ड कॉपी में फुल एनुअल रिपोर्ट आप भेजोगे, ठीक है सर। उसके बाद आगे एक और चीज समझना, यहां पे क्या बोला, वेयर नोटिस इज सेंट टू द शेयर होल्डर फॉर एजीएम वेयर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड। अगर मान लो आपने शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा, किस चीज का, एजीएम का, आपने शेयर होल्डर को नोटिस भेजा एजीएम का, और एजीएम के अंदर क्या मुद्दा डिस्कस होने वाला है, या तो स्टैट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होने वाली है या सेक्रेटेरियल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होने वाली है। तो उस नोटिस के साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट गई होगी उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो अब आप सेक्रेटेरियल ऑडिटर या स्टैट ऑडिटर लेकर आ रहे हो, इसकी प्रपोज्ड फीस कितनी है, कितनी फीस है, और ये फीस पिछले वाले ऑडिटर से कितनी अलग है। पिछले वाले ऑडिटर चार्ज कर रहा था 1.5 करोड़, इसको आप दे रहे हो 5.5 करोड़, भैया इतना मटेरियल चेंज क्यों, ये चेंज क्यों किया आपने लास्ट ऑडिटर से इस ऑडिटर की फीस में इतना मटेरियल चेंज क्यों है, अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द रैशनल, यानी लॉजिक बताओ, जस्टिफिकेशन बताओ, और इसको रिकमेंडेशन किस आधार पर किया गया। मतलब ऑडिट कमेटी ने अगर रिकमेंड करा कि ये सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट करो, किस बेसिस पे करा, वो बेसिस आपको बताना पड़ेगा। तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये 3 चीजें बतानी पड़ेंगी। उसके बाद रेगुलेशन 46 आपकी वेबसाइट की होती थी, तो वेबसाइट में भी इन्होंने 2-3 पॉइंट ऐड करें, ये भी हो सकता है पूछ ले आपसे पेपर में कि वेबसाइट पे कई सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी होती थी, अब क्या एडिशनली आपको और साथ में डिस्क्लोज करते हुए चलना है। तो आपको ना अपनी वेबसाइट पे एमओए डिस्क्लोज करना है, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग डायरेक्टरशिप एंड फुल टाइम पोजीशन इन द बॉडी कॉर्पोरेट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, आपको ये सारी चीजें वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या करनी पड़ेंगी, पब्लिश, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा हूं, आपको वेबसाइट पर पब्लिश करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी कुछ नए पॉइंट ऐड हुए हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें ऐड हुई है सुनना जरा। जो रिलेटेड पार्टी प्रोविजंस होते थे ना वो लिस्टेड एंटिटी के ऊपर लगते थे, अब इन्होंने बोला हम वो वाली लिस्टेड एंटिटी के ऊपर भी रिलेटेड पार्टी के प्रोविजन लगाएंगे जो एसएमई पर लिस्टेड है, मेन बोर्ड पे नहीं, छोटी वाली लिस्टेड एंटिटी जो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज जो होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला एक्सचेंज जो है, उसमें जो एंटिटीज लिस्टेड हैं और अगर उनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि अगर ये दोनों लिमिट्स नीचे होती हैं तो आपके ऊपर तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल ही नहीं होती, 17 से 27 आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी, और अगर आप लिस्टेड हो एसएमई के ऊपर तो डेफिनेटली आपको भी रिलेटेड पार्टी वाले प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। और जैसे आपके ऊपर ये लिमिट्स, जैसे भी आप लिमिट से ऊपर गए तो आपके ऊपर आरपीटी एप्लीकेबल हो गया, तो एप्लीकेबल होते अगले दिन ही तुम सारा कंप्लाइंस थोड़ी कर लोगे, इतने जादूगर कोई हो कि आज तुम्हारे ऊपर आरपीटी लगा और कल के कल तुम सारा कंप्लाइंस करके बैठ गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो लॉ ने बोला ठीक है हम आपको 6 महीने का टाइम देंगे, जैसे आपकी इनमें से कोई भी लिमिट ब्रीच होगी और आपके ऊपर आरपीटी एप्लीकेबल होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर अपना कंप्लाइंस पूरा कर लेना। एक बार अगर आपके ऊपर आरपीटी की प्रोविजन लग गए तो अब लगातार लगते रहेंगे जब तक लगातार 3 साल तक आप लिमिट के नीचे ना रहो। मतलब मान लो आपके ऊपर इस साल आरपीटी के प्रोविजन लग गए, अगले साल आपने देखा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो मेरी कोई भी लिमिट ब्रीच ही नहीं हुई, मतलब देखो इस साल जब आप देख रहे हो तो इस साल के लिए आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर चेक कर रहे हो, उसमें आपकी लिमिट ब्रीच हो रही थी, आपने इस साल आरपीटी फॉलो कर लिया। नाउ आई एम इनटू द नेक्स्ट ईयर, मैं नए साल में आ गया, अब उसके लिए मैंने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखा, मैंने देखा यार कि मेरी तो लिमिट ही ब्रीच नहीं हो रही, तो क्या मेरे ऊपर आरपीटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता।
पिछले साल आपके ऊपर आरपीटी लग गया था ना, ठीक, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं ऐसे समझो, मैं थोड़ा वैल्यू से समझाता हूं। मान लो 20-21 था, 20-21 में आपकी कोई भी लिमिट ब्रीच हो गई, तो यहां 21-22 में आपके ऊपर आरपीटी लग गया। जब आपके ऊपर आरपीटी लग गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाले प्रोविजंस कंप्लायंसेस लग गए, तो अब आपके ऊपर एक बार लग गया ना, तो अब आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। मतलब कैसे लगेगा ही लगेगा, मैं समझाता हूं। अब मान लो अगले साल, जब आप अगले साल आओगे 22-23 में, तो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखा, आपकी कोई लिमिट ब्रीच नहीं हो रही, क्या स्टिल मेरे को 22-23 में आरपीटी फॉलो करना पड़ेगा? यस। सर मेरी 22-23 में भी कोई लिमिट फॉलो नहीं हो रही, 23-24 में करना पड़ेगा? यस। सर मेरी 23-24 में भी कोई लिमिट फॉलो नहीं हो रही, 24-25 में करना पड़ेगा? नो। मतलब जब आप एक बार आपके ऊपर आरपीटी लग गया, तो यू हैव टू कंटिन्यू टू फॉलो इट। कब तक? जब तक आपकी जो लिमिट्स हैं वो इन लिमिट से नीचे नहीं आ जाती, और लगातार 3 साल तक आप इन लिमिट के नीचे रहो। लगातार आप 3 साल तक इन लिमिट्स के नीचे ही रहोगे। अगर बीच में मान लो 2 साल आप लिमिट के नीचे रहे, तीसरे साल आप फिर ऊपर टाप गए, तो फिर आरपीटी लग गया, फिर दोबारा 3 साल नीचे आना पड़ेगा। यानी व्हेन यू विल बी कंटिन्यूअसली बिलो द लिमिट्स फॉर 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, देन आपके ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी हटेगी, अदरवाइज आपको आरपीटी फॉलो करते रहना पड़ेगा। फिर एक पॉइंट और यहां पे नया ऐड किया गया है। पहले क्या होता था, जब आप आरपीटी की मटेरियलिटी चेक करते थे, तो वहां पर एक पॉइंट देखते थे ना कि आपको 1000 करोड़ और 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर विच एवरेज लोअर का निकालना होता था अमाउंट। और जो भी ये लोअर अमाउंट आता था, अगर इससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन हम करते थे, तो वो मटीरियल ट्रांजेक्शन मानी जाती थी, मटीरियल आरपीटी मानी जाती थी। तो जो एंटिटीज एसएमई पर लिस्टेड हैं, उनके लिए मटेरियलिटी का क्राइटेरिया 1000 करोड़ और 10% नहीं है, उनके लिए क्राइटेरिया 50 करोड़ और 10% है। बस इतना सा फर्क है, 50 करोड़ और 10% है। गॉट इट सर। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। ऐसी लिस्टेड एंटिटी जिनके इक्विटी शेयर, जिनके स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्ट नहीं है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या होती है? इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, ये सब लिस्टेड नहीं है, पर उस कंपनी ने अपना डेट सिक्योरिटी लिस्ट करा रखा है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, और वो भी कितनी वैल्यू का? 1000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का लिस्टेड है। तो ऐसी एंटिटी कौन बोलते हैं? हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। और इनके लिए भी अब एक नया चैप्टर क्रिएट कर दिया गया है। इनके लिए क्या क्या प्रोविजन बनाए गए हैं, सुनना। इनके लिए प्रोविजन क्या है? सेम टू सेम प्रोविजन जो आपने कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पढ़े थे, यानी वो रेगुलेशन 17 एज इट इज पूरी चिपका देना कि आपकी कंपनी में भी टोटल इतने डायरेक्टर होने चाहिए, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी का चेयरपर्सन जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर क्या होने चाहिए? आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, तो 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वो पूरी रेगुलेशन 17 हूबहू इनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप आप 7 कंपनी के, अब जैसे ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे, 7 कंपनी के आप क्या बन सकते हो? डायरेक्टर बन सकते हो। आप 7 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर बन सकते हो, 7 लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। अगर आप किसी एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हो, एमडी हो, तो फिर आप किसी और 3 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन, वो सारे 7-7 वाला प्रोविजन था ना, एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। रेगुलेशन 18, 19, 20, 21 ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, चारों कमेटी के एग्जैक्टली सेम प्रोविजन इस हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को भी फॉलो करने पड़ेंगे। विजिल मैकेनिज्म होता था रेगुलेशन नंबर 22 में, सेम इस कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा कि एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म बनाओगे, विजिल मैकेनिज्म, जहां पर लोग डायरेक्टर एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत होगा तो वो बता पाएंगे। एक्सेप्शनल केसेस में उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी। सेम टू सेम 22 इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। आरपीटी के केस में रेगुलेशन 23 में आपको मटीरियलिटी की एक पॉलिसी बनानी होती थी कि हर कंपनी जो लिस्टेड एंटिटी होगी एक मटीरियलिटी की पॉलिसी बनाएगी। वो मटीरियलिटी की पॉलिसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे और 3 साल में एक बार वो चेक की जाएगी, रिव्यू की जाएगी, ऐसा सब पॉइंट रहता था ना। वट एवर इट वॉज, वो मटीरियलिटी वाला पैराग्राफ जो था, जो आपका 23 सब रेगुलेशन 1 जो आप पढ़ते थे, पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था, वो वाला पैराग्राफ एज इट इज इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। फिर रेगुलेशन 24 में आप एक पॉइंट पढ़ते थे कि जो एक लिस्टेड एंटिटी है उसकी कोई मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है, और यहां पर जब आप मटेरियलिटी चेक करते थे तो आप 10% नहीं 20% से चेक करते थे। 16 में नॉर्मल पॉइंट होता है मटेरियल सब्सिडरी चेक करने का, वहां मटेरियल अनलिस्टेड की बात नहीं कर रहा मैं। मेरी कोई कंपनी, मेरी 10 सब्सिडरी है, इनमें से कौन सी कंपनी मेरी मटेरियल सब्सिडरी है, उसके लिए मैं 10% देखता हूं। रेगुलेशन 16 24 ये बोलता है अगर आपकी 10 सब्सिडरी हैं, इनमें से 6 लिस्टेड हैं, 4 अनलिस्टेड हैं, तो लिस्टेड को तो साइड ही कर दो। इन 4 अनलिस्टेड में भी कौन सी मेरी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है, जिसपे हमारी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उधर बैठेगा।
इसको चेक करने के लिए 20% का क्राइटेरिया देखते हैं, 20% ऑफ द टर्नओवर या फिर नेटवर्थ। तो यहां पर आप 20% देखते हो, जनरल के लिए 16 के लिए आप सिर्फ क्या देखते हो, 10% देखते हो। तो सेम टू सेम पॉइंट इस पे भी लगेगा कि एक जो लिस्टेड एंटिटी होगी, अगर ये लिस्टेड एंटिटी है, नॉन कन्वर्टिबल डेट जिसने लिस्ट करा रखा है, तो आपकी जो सब्सिडरीज होंगी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, आपकी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम एक कोई भी उस मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी के बोर्ड में जाके बैठेगा। फिर ऐसी सेक्रेटेरियल ऑडिट के प्रोविजन भी लगेंगे कि हर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को क्या करानी पड़ेगी, सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी पड़ेगी। तो ये कुछ नए प्रोविजन इन्होंने डाले हैं फॉर द हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड अमेंडमेंट। एंड रेगुलेशन 13 एक और पॉइंट डाला गया क्या कि जो स्कोर्स का रजिस्ट्रेशन आपको लेना होता है, तो आपको हर लिस्टेड एंटिटी को स्कोर्स पे रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को। तो अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसके सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह लिस्टेड है, तो आप ट्रस्टी लेवल पे एक ही रजिस्ट्रेशन ले लो, वो भी आपका वैलिड होगा। ठीक, उसके बाद में आ जाता हूं ये लास्ट अमेंडमेंट है, दैट इज आईसीडीआर। आईसीडीआर के अंदर जो बड़ी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट भी क्या है, वो नया टॉपिक ऐड हुआ है आईसीडीआर वाला। बाकी तो कुछ कुछ चीजें जो चेंज हुई है मैं बता देता हूं। ये आईसीडीआर वाला अभी जो राइट इशू वाला पॉइंट है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। पहले आ जाओ और अदर अमेंडमेंट्स पढ़ लेते हैं। आपको 5.2 के अंदर एक पॉइंट बताया गया था कि अगर आपकी कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है ऑलरेडी, तो अभी आप आईपीओ लेकर नहीं आ सकते जब तक वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कन्वर्ट ना हो जाए। अगर मान लो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जिस दिन आपने फाइल करा उस दिन तक वो कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो फिर अलाउड होता था। बट अगर आपकी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी पेंडिंग है, जिसका कन्वर्जन पेंडिंग है, अभी आपने कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करी थी, उसका कन्वर्जन पेंडिंग है, तो अभी आप आईपीओ लेकर नहीं आ सकते। ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कंपनी ने कोई सार इशू कर रखे थे। मतलब सार क्या होता था, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। और अगर आपको याद हो तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का सेटलमेंट कैश में भी हो सकता है और इक्विटी शेयर में भी हो सकता है। अब मान लो आपने ऐसे सार इशू किए हैं जिनके बदले कल को चल के इक्विटी शेयर जाने हैं, तो ये वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा उस केस में। अगर आपने कोई सार इशू कर रखे थे और उसके बदले आपको इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है प्रायर टू फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस एज द केस में भी। अगर आप बुक बिल्डिंग से इशू लेकर आ रहे हो तो आरएचपी फाइल हुआ होगा, फिक्स्ड प्राइस इशू से पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो तो प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ होगा। तो ये प्रोस्पेक्टस फाइल होने से पहले अगर वो सार का ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है और वो एम्प्लॉय जो है वो सार के बदले शेयर ले लेता है, तो फिर इन दैट केस ये आपके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, आप आईपीओ लेकर आ सकते हो। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द सार, डिस्क्लोजर रिगार्डिंग सार एंड द स्कीम के डिस्क्लोजर, ये सारे आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में और ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद जो यहां पर लास्ट एक अमेंडमेंट राइट इशू में आई है, जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट है, दैट इज राइट इशू के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए। और एक बड़ी अमेंडमेंट क्या आई कि अभी तक राइट इशू में क्या होता था, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी राइट इशू लेकर आती थी और वैल्यू 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होती थी तो ही आईसीडीआर लगता था। अगर 50 करोड़ से नीचे का होता था तो लिस्टेड एंटिटी ला रही है राइट इशू पर, राइट इशू के प्रोविजन नहीं लगते थे। इन्होंने ये पॉइंट ही डिलीट कर दिया। यानी अब लिस्टेड इशूअर 10 करोड़ का भी राइट इशू लेकर आएगा ना, तो आपके ऊपर आईसीडीआर लगेगा। तो दिस लिमिट ऑफ 50 करोड़ और मोर इज नाउ डिलीटेड। ये लिमिट अब डिलीट हो चुकी है। अब आपको सीधा इतना ध्यान रखना है, अगर एक लिस्टेड इशूअर राइट इशू लेकर आएगा तो राइट इशू के प्रोविजन आईसीडीआर वाले लग जाएंगे। सर कौन सी एंटिटी राइट इशू लेकर नहीं आ सकती? पहला, वही सेम प्रोविजन आईपीओ वाले। मैं पूरा टॉपिक इधर पढ़ा दे रहा हूं, राइट इशू वाला। अगर ईश्वर कंपनी, उसके प्रमोटर, उसके डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप या उसके सेलिंग शेयर होल्डर इधर सेलिंग शेयर होल्डर होगा ही नहीं, ठीक है। हियर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग शेयर होल्डर। ईश्वर के प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप, अगर ये लोग डीबार हो जाते हैं फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, तो ये कंपनी राइट इशू लेकर नहीं आ सकती। अगर मान लो एक कंपनी डीबार्ड है फ्रॉम द एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट, उसके प्रमोटर डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर है, तो ये कंपनी भी क्या नहीं ला सकती, राइट इशू नहीं ला सकती। मतलब जो कंपनी राइट इशू लाना चाह रही है, अगर उसमें कोई ऐसा बंदा प्रमोटर डायरेक्टर है जो किसी डीबार्ड कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर है, तो ये कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती। अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो आप राइट इशू लेकर नहीं आ सकते। अगेन वही, अगर आपका डिबारमेंट का पीरियड जो है वो फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट वाली डेट तक खत्म हो चुका है, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी आपके ऊपर। और अगर आपके इक्विटी शेयर, ये नया पॉइंट ऐड हुआ राइट इशू में, अगर आपके इक्विटी शेयर को करेंटली सस्पेंड किया हुआ है ट्रेडिंग से, तो अभी आप राइट इशू लेकर नहीं आ सकते। इसके बाद रेगुलेशन 7 वाली जो आईपीओ वाली कंडीशंस होती थी, सेम टू सेम सारी वही कंडीशन है। आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयर आपके फुल्ली पेड अप होने चाहिए,
वो आपका जो 75% वाला पॉइंट होता था, सेम टू सेम वही एप्लीकेबल है कि जितना पैसा आप राइट इश्यू से उठाने वाले हो उसे छोड़ दो, इंटरनल अक्रूवल को छोड़ दो, उसके अलावा जो आपका पैसा है उस पैसे का 75% का हमें वो दिखा दो, अश्योरेंस दिखा दो। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ लगना है, मैंने बोला 300 करोड़ राइट इश्यू से उठाऊंगा, 100 करोड़ मेरे पास इंटरनल पड़ा है, तो लॉ बोलता है फिर बाकी 600 करोड़ कहां से आएगा, इसका 75% का हमें अश्योरेंस दे दे। अगर ये दे देता है तो राइट इश्यू लेके आ जाइयो, अदरवाइज नहीं लाना। तो वो 75% वाला पॉइंट सेम टू सेम है। जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में कितना पैसा यूज करने दिया जाएगा, मैक्सिमम 25%। ऐसी अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन में कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 25%। दोनों के लिए मिलाकर कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 35%। सेम पॉइंट है। अगर कंपनी के प्रमोटर या कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है या फ्रॉडलेंट बोरोवर है, तो ये ध्यान रखना, कंपनी राइट इशू ला तो सकती है बट प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप अपने राइट को रिनाउंस नहीं कर पाएगा। बट अगर रिनाउंस करना भी है तो विद इन द प्रमोटर ग्रुप कर सकते हो, मतलब प्रमोटर आपस में एक दूसरे को रिनाउंस कर सकते हैं बट बाहर वालों को रिनाउंस नहीं कर पाओगे। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट दैट कंपनी का प्रमोटर, कंपनी के डायरेक्टर अगर विलफुल डिफॉल्टर है या फ्रॉडलेंट बोरोवर है तो देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप राइट इशू ला सकते हो बट आप ये ध्यान रखना रिनंसिएशन आपको अलाउ नहीं होगा, रिनंसिएशन विद इन द प्रमोटर ग्रुप अलाउ होगा, दैट्स इट ओनली। देन उसके बाद रेगुलेशन 16 बात करती है रिकॉर्ड डेट। आपको रिकॉर्ड डेट फिक्स करनी पड़ेगी ताकि आप एक लिस्ट बनाओगे कि इस दिन जो हमारे शेयर होल्डर है इनको हम राइट इशू देंगे। बट राइट इशू कैन नॉट बी विड्रॉन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिकॉर्ड डेट। आपने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी, उसके बाद राइट इशू का ऑफर विड्रॉ नहीं हो सकता, आपको लाना ही पड़ेगा। इफ विड्रॉन, अगर आपने ऐसा करा तो 1 साल तक आप कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट नहीं करा पाओगे। देन रेगुलेशन 69 बोलता है कि आपको कुछ इंटरमीडियरीज अपॉइंट करने पड़ेंगे, आपको उन इंटरमीडियरीज के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बैंकर टू एन इशू अपॉइंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार टू एन इशू अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहां 69 रेगुलेशन कुछ इंटरमीडियरीज के अपॉइंटमेंट की बात करती है, ये भी ऐड हो गई। राइट इशू की ना बहुत सारी रेगुलेशंस ऐड हो गई हैं एक्चुअल में, तो ये सारे पॉइंट्स ऐड हुए, मैंने बहुत इजीली लिख रखे हैं, समझ में आ जाएंगे। फिर आप जो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर और लेटर ऑफ ऑफर बनाओगे उसमें क्या क्या लिखना है ध्यान से सुनना। आप जो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर बनाओगे उसके अंदर सारे मटेरियल डिस्क्लोजर होने चाहिए, जो बिल्कुल ट्रू एंड एडेक्वेट होने चाहिए ताकि सामने वाला इन्वेस्टर प्रॉपरली क्या ले सके, डिसीजन ले सके। इश्यूअर को क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि जो भी सारी इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स इस ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर या लेटर ऑफ ऑफर के अंदर लिखी गई हैं वो एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब जो आपकी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। एंड इट शैल नॉट बी मोर देन 6 month ओल्ड फ्रॉम द इशू ओपनिंग डेट। जिस दिन आप इशू ओपन करोगे वहां से 6 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। अगर कंपनी का इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर ये विलफुल डिफॉल्टर है या फ्रॉडलेंट बोरोवर है तो आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में और लेटर ऑफ ऑफर में ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी या कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडलेंट बोरोवर है, हम लोग राइट इशू लेकर आ रहे हैं, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन आप ये फाइल किसको करोगे, ये आपको फाइल करना पड़ेगा सीधा स्टॉक एक्सचेंज को। सर यहां पे वो पब्लिक इशू की तरह सेबी को फाइल नहीं करना, सेबी को फाइल करेंगे, फिर सेबी अपनी ऑब्जर्वेशंस देगा, हम मॉडिफाई करेंगे, फाइनल बनाए, सीधा आप स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करो। इसके अंदर लिखा रहेगा क्या क्या, अगर आपकी कंपनी का प्रमोटर कोई इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल का पैन, बैंक अकाउंट नंबर और पासपोर्ट नंबर लिखा रहेगा। अगर आपकी कंपनी में कोई नॉन इंडिविजुअल भी प्रमोटर्स हैं, लाइक ऐसा होता है ना एक कंपनी में दूसरी कंपनी प्रमोटर है, तो अगर आपके प्रमोटर नॉन इंडिविजुअल है तो नॉन इंडिविजुअल प्रमोटर्स का पैन, बैंक अकाउंट नंबर, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर और वो किस आरओसी के पास रजिस्टर्ड है वो आपको लिखना पड़ेगा। और अगर मान लो आप कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट का राइट इशू लेकर आ रहे हो तो आपको एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी फाइल करना पड़ेगा। और ये फाइल करेगा कौन, डिबेंचर ट्रस्टी बनाकर फाइल करेगा। डिबेंचर ट्रस्टी कैसे बनाएगा, एज पर फॉर्म बी ऑफ शेड्यूल 5। फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना। और आपको जो ये लेटर ऑफ ऑफर है ये स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है। मतलब अगर आप मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हो तो उसमें से कोई एक आपका डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज होगा जो डील करेगा आगे अथॉरिटीज से। और आपको ये लेटर ऑफ ऑफर सेबी को भी देना है और सेबी क्या करेगा, इसको अपनी वेबसाइट पे डिसेमिनेट कर देगा। देन उसके बाद 72 बोलता है ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में और क्या, कंपनी जो है अपना ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर और मेन जो फाइनल लेटर ऑफ ऑफर होगी ये उसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेगी। एंड कंटेंट शुड बी सेम एज इट वाज फाइल्ड विद द सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। सेम कंटेंट होना चाहिए, पता चले अपनी वेबसाइट पे कुछ और डाल दिया और सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भेजा था वो कुछ और था, वो नहीं होना चाहिए। इफ पब्लिक आस्क फॉर द कॉपी ऑफ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर तो स्टॉक एक्सचेंज वो प्रोवाइड करेगा बाय चार्जिंग द रीजनेबल फीस। देन उसके बाद 73 क्या बोलती है कि इशूअर कंपनी जो है रिकॉर्ड डेट फिक्स करने से पहले
इशू प्राइस डिटरमाइन करेगा और वो इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। डिस्काउंट पे नहीं हो पाएगा ना, मार्केट प्राइस से कम पे दे देंगे बट फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे नहीं होगा। तो आपको इशू प्राइस निकालना पड़ेगा। इशूअर कंपनी इशू प्राइस निकालेगी किसके साथ मिलके? विद द कंसल्टेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। और रिकॉर्ड डेट डिटरमाइन करने से पहले आपको इशू प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा। लेटर ऑफ ऑफर जो होगा, ये भी एक नई अमेंडमेंट आई है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ना पहले एब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर जाता था, यहां पे एक वर्ड लिखा होता था एब्रिज्ड, इन्होंने एब्रिज्ड वर्ड काट दिया, अब सिर्फ क्या लिख दिया? लेटर ऑफ ऑफर। पहले आपको क्या करना पड़ता था, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप शेयर होल्डर्स को देते थे राइट इशू के लिए, उसके साथ एक समराइज्ड लेटर ऑफ ऑफर भेजते थे। अभी इन्होंने बोला समरी वमरी छोड़ो, पूरा फुल फ्लेज लेटर ऑफ ऑफर भेजो। फिर जो बंदा अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा? ऑब्वियसली आसबा के थ्रू अप्लाई करेगा। आपको आसबा फैसिलिटी देनी है अगर आप राइट इशू लेकर आ रहे हो। बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे इशू ओपन हुआ, इशू यहां पे क्लोज हो गया, इशू पीरियड के बाद अगर कोई बंदा अप्लाई करता है, किसी किसी केस में वो अलाउड रहता है, अगर उस केस में वो अप्लाई कर रहा है तो उस केस में आसबा के थ्रू नहीं, किसी और ई मोड के थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। पेमेंट थ्रू एनी अदर ई मोड shall be permitted for an application made for any reserved portion outside the issue period. Outside the issue period, अगर इशू पीरियड के अलावा कोई रिजर्व्ड पोर्शन किसी बंदे के लिए ऑलरेडी रिजर्व था कि ये राइट इशू तो इन्हीं को ही जाएगा, और आउटसाइड द इशू पीरियड वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर आसबा ना लगा के किसी और ई मोड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद रेगुलेशन 77 में इन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट ऐड करे। क्या क्या? इशूअर ये इंश्योर करेगा कि सारे जो लेटर ऑफ ऑफर हैं, अदर मटेरियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीजें इन लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए। जब इशू आएगा तो सारी चीजें इनके पास क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू। एंड लेटर ऑफ ऑफर आपको सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्पैच करना है इशू ओपन होने से कम 3 दिन पहले। ये एक लिमिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर कब जाएगा? सर इशू ओपन होने से कम 3 दिन पहले। और अगर कोई एनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो रिक्वेस्ट करता है तो उसको इश्यूअर को लेटर ऑफ ऑफर प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन उसके बाद राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट कब होंगे? ये याद है, राइट एंटाइटलमेंट आपको जब राइट इशू मिलता है तो उसके जो एंटाइटलमेंट्स होते हैं वो भी आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होती हैं। अब ये आपने कैपिटल मार्केट में पढ़ रखा है। तो राइट एंटाइटलमेंट जो होंगी इशू ओपन होने से पहले पहले लोगों के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए, ताकि अगर किसी को रिनाउंस भी करना है तो वो रिनाउंस कर देगा। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया स्पेसिफिक इन्वेस्टर का, ये नया पॉइंट ऐड करा इन्होंने। यहां पर क्या बोला गया? कुछ ना स्पेसिफिक इन्वेस्टर हैं। अब आप बोलोगे हु आर द स्पेसिफिक इन्वेस्टर? मैं बताता हूं। अगर कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के लोग जिनको राइट इशू दिया गया पर उन्होंने किसी को और को रिनाउंस कर दिया, तो अगर प्रमोटर अपना राइट इशू किसी दूसरे के फेवर में रिनाउंस कर रहा है तो वो जो बंदा है ना जिसके फेवर में रिनाउंस हुआ है, दैट इज रिनाउंसी। दैट इज रिनाउंसी, जिसको प्रमोटर ने अपना राइट रिनाउंस कर दिया है, वो रिनाउंसी क्या कहलाएगा? स्पेसिफाइड इन्वेस्टर कहलाएगा। वो रिनाउंसी क्या कहलाएगा? स्पेसिफाइड इन्वेस्टर कहलाएगा। या फिर अगर राइट इशू का मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो जो अंडर सब्सक्राइब्ड पोर्शन खरीदेगा राइट इशू का, वो वाला इन्वेस्टर क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक इन्वेस्टर कहलाएगा। तो ऐसे जो स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स होते हैं ना, अगर ये लोगों को एप्लीकेशन डालनी है तो जिस दिन इशू ओपन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस दिन इशू ओपन होगा पहले दिन 11 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। सोचो 9 बजे मार्केट स्टार्ट होगी, 11 बजे से पहले पहले यू हैव टू अप्लाई। क्योंकि भाई तुम तो वो लोग हो जिनको प्रमोटर्स ने अपने क्या दे दिए हैं? राइट रिनाउंस कर दिए हैं। या फिर ऐसा बंदा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा कराएगा, तो डेफिनेटली भाई यू अप्लाई वेरी वेरी फर्स्ट। आप पहले अप्लाई करो, 11 बजे से पहले पहले आपको इशू ओपनिंग डेट पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। दे आर कॉल्ड एज द स्पेसिफिक इन्वेस्टर। और 11 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है और 11:30 बजे तक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी कि इन्होंने अप्लाई करा या नहीं करा। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज आगे उसको डिसेमिनेट कर देगा अपनी वेबसाइट वगैरह पे डाल के। क्या सर ये स्पेसिफिक इन्वेस्टर एक बार अप्लाई कर दे तो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता है? नहीं भाई, आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते। तो हु आर द स्पेसिफिक इन्वेस्टर, ये मैंने आपको भी ऊपर बता दिया। फिर इसके बाद एक फुद्दू कॉन्सेप्ट दिया हुआ 78 में। मान लो कोई बंदा रो रहा है, बोल रहा है मेरे पास तो एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आया, बट मुझे राइट इशू में एप्लीकेशन डालनी थी, मैं राइट इशू कैसे अप्लाई करूं? तो लॉ ने बोला एक काम करो, वैसे तो आजकल सारा कुछ डीमैट में होता है, ठीक है, ये सब फालतूगिरी है, बट लिखा हुआ है तो ठीक है, चलो एक प्लेन पेपर उठाओ, अपने कॉपी में से एक पेज फाड़ो, प्लेन पेपर, उस पर एप्लीकेशन लिख दो सारी कि मेरे को राइट इशू अप्लाई करना है, और वो भेज दो कंपनी को, तो आपको राइट इशू मिल जाएगा। ठीक है, एक बार अगर आपने प्लेन पेपर के थ्रू अप्लाई करा तो आप अब रिनाउंस नहीं कर सकते अपना राइट किसी दूसरे को, क्योंकि इतनी चुल तुम्हें है कि तुम्हारे को फॉर्म नहीं आया, तुम प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन भेज रहे हो, तो भाई तू खरीदना शेयर, तू किसी को रिनाउंस क्यों कर रहा है? तो आप किसी को रिनाउंस नहीं कर सकते। एंड इफ पर्सन अप्लाइड बाय बोथ
कुछ बंदे ऐसे चुलबाज बंदे होते हैं जिन्होंने दोनों से एप्लीकेशन डाल दी। मतलब उसने प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन डाल दी और उसने कैसे एप्लीकेशन डाल दी, उसने प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन डाल दी और उसने एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भी एप्लीकेशन डाल दी। लॉ बोलता है दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। बहुत अच्छे। और जब ये राइट इशू आएगा तो कंपनी का कोई भी पर्सन किसी को इंसेंटिव नहीं देगा कि मैं तेरे को थोड़े से पैसे दूंगा, तू कंपनी के राइट इशू में अप्लाई कर। यानी एनी पर्सन विल नॉट ऑफर एनी इंसेंटिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी करके कंपनी का कोई भी बंदा रिलेटेड टू इशू कोई इंसेंटिव नहीं देगा किसी दूसरे बंदे को फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन इन द राइट इशू। हाँ, उस बंदे ने कोई सर्विस दी है रिलेटेड टू राइट इशू, हम उसकी फीस दे रहे हैं, उसको उसकी कमीशन दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं तुमको बोलता हूं कि मैं तुमको 5-5 हजार रुपए दूंगा, एक काम करो शेयर खरीद लो इस कंपनी के राइट इशू में, रिनाउंस करवा देते हैं, तुम ले लो। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए, इंसेंटिव आप नहीं दोगे। रेगुलेशन 80 में एक पॉइंट होता था सिक्योरिटी डिपॉजिट का, वो अब डिलीट कर दिया इन्होंने। और रेगुलेशन नंबर 81 क्या बोलता है, रेगुलेशन नंबर 81 बोलता है कि इश्यूअर कंपनी क्या करेगी, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, ये सबको अपॉइंट करेगी और एक अंडर राइटर अपॉइंट करेगी। मतलब मर्चेंट बैंकर या ब्रोकर को एज एन अंडर राइटर अपॉइंट करेगी अगर इश्यूअर कंपनी अपने राइट इशू को अंडर राइट करना चाहती है तो। और ये इशू जो होगा ये सिर्फ उतने एक्सटेंट तक अंडर राइटिंग होगा जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को हटा के होगा। मतलब जैसे सपोज 10,000 शेयर है अभी एग्जिस्टिंग, कंपनी 4:1 का 1:4 का राइट इशू ला रही है। मतलब 4 वाले पे 4 जिसके पास शेयर है उसको 1 शेयर खरीदने का राइट है, तो 2500 शेयर का राइट आ गया। अब मान लो इस 2500 में से 500 शेयर जो है वो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास है, तो 2000 शेयर्स का जो है ना इनके लिए अंडर राइटिंग आएगा, इन 500 के लिए नहीं आएगा। प्रमोटर वाले पार्ट के लिए अंडर राइटिंग नहीं होगा। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जितने शेयर्स खरीदने के लिए एंटाइटल्ड है इन द राइट इशू वो हटा दो, उसको हटाकर जो बाकी बचे हुए हैं उनके लिए अंडर राइटिंग आप करा सकते हो। देन उसके बाद हु बहु सेम पॉइंट पब्लिक इशू वाला पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यहां पे इन्होंने मार दिया। रेगुलेशन नंबर 82 मॉनिटरिंग एजेंसी की जो भी कंपनी क्या करेगी राइट इशू लेकर आएगी, आपको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी। वो मॉनिटरिंग एजेंसी कौन होगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या काम करेगी, मॉनिटर करेगी कि जो पैसा जो बोलकर उठाया गया है वहीं लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर कहीं और खर्च हो रहा है पैसा तो किसी और पर्पस में खर्च हो रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि वो पैसा किसी और पर्पस में खर्च हो रहा है, तो ये रिपोर्ट बनाकर देगी। कब तक इसको क्वार्टरली रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ेगी, जब तक वो सारा पैसा उस पर्पस में ना खर्च हो जाए जो बोल के उठाया गया था। और ये रिपोर्ट फिर 45 दिन के अंदर अंदर कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी डालेगी और स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेगुलेशन नंबर 84 ये आपकी बात करता है प्री इशू एडवर्टीजमेंट के बारे में। मतलब इशू लाने से पहले, आपका जब राइट इशू आएगा उससे पहले, कम से कम इशू ओपन होने से कम 2 दिन पहले आपको इंग्लिश, हिंदी और रीजनल न्यूज़पेपर जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है उसमें ये ऐड देनी पड़ेगी। क्या, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब बताना पड़ेगा। सेंटर्स बताने पड़ेंगे जहां से डुप्लीकेट फॉर्म आप ले सकते हो। आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि अगर कोई बंदे को एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव नहीं भी होता तो आप एक काम करो प्लेन पेपर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ये भी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है कि अगर तुमने दोनों से अप्लाई करा हम रिजेक्ट कर देंगे। और वो जो स्पेसिफिक इन्वेस्टर थे ना उनके नाम भी लिख दो, कौन से प्रमोटर ने रिनाउंस करा है, किसके फेवर में रिनाउंस करा है, कौन अंडर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट खरीदने वाला है, वो सब स्पेसिफिक इन्वेस्टर की डिटेल भी आपको इसके अंदर बतानी पड़ती है। देन रेगुलेशन नंबर 86 टॉक्स अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 90% ऑफ द ऑफर। जितना कंपनी राइट इशू लेकर आएगी उसका 90% आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, अदरवाइज इशू फ्लॉप। अगर आपका 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो 4 दिन के अंदर अंदर जैसे ही ऑफर क्लोज होगा वहां से 4 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा रिफंड करना पड़ेगा। देन उसके बाद रेगुलेशन 87 बोलती है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, कितने दिन के लिए ऑफर खुला रहेगा, सेबी बताएगा कितने टाइम के लिए खुला रहता है। जनरली मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 30 डेज के लिए खुलता है, ठीक है। तो वहां पर सेबी बताएगा कि कितने दिन के लिए ऑफर खुला रहेगा, उसके हिसाब से आप ये ऑफर खोलोगे। और नो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड आफ्टर इशू क्लोजिंग डेट, जैसे इशू क्लोज हो गई उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते। देन किसी बंदे ने अगर मान लो अप्लाई कर दिया तो उसको अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर अंदर चली जाएगी, विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी जो पीरियड बताएगा, जनरली अलॉटमेंट इशू क्लोज होने के 1 दिन के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट देनी होती है, तो वो आप अलॉटमेंट करोगे। और अगर आपने नहीं करी तो आपको 15% पर एनम का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट साथ में देना पड़ेगा। रिफंड तो जाएगा पैसा, आपको 15% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। एंड रेगुलेशन नंबर 92 इज द लास्ट, दैट इज पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। जब आपका राइट इशू कंप्लीट हो जाएगा तो राइट इशू कंप्लीट होने के बाद अगेन आप 3 न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल न्यूज़पेपर जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, उसमें आप क्या करोगे, कुछ एडवर्टीजमेंट कराओगे। लाइक
किस किस ने सब्सक्राइब करा, कितना सब्सक्रिप्शन आया, मिनिमम आया, अंडर आया तो फिर अंडर राइटर ने कितना खरीदा, ओवर क्या था, रिफंड करा तो कितने टाइम में रिफंड, वट एवर इट इज, जो आपका इशू कंप्लीट हुआ उसके बाद आप सारी एक्टिविटीज जो है अपनी कंप्लीट कर लोगे। कंप्लायंस ऑफिसर, ये फलाना फलाना सारी चीजें जो मर्चेंट बैंकर की सारी चीजें थी वो पूरा करके, और विद इन 10 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटी आप ये पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट कराओगे। दिस वॉज द टॉपिक जो पूरा नया ऐड हुआ है इन द आईसीडीआर, राइट इशू का टॉपिक। बाकी और सारी जो चीजें थी वो हमने कवर कर ली थी। ये एक पूरी फुल फ्लेजेड वीडियो थी। आई थिंक 90 मिनट्स के अंदर आपकी सारी अमेंडमेंट जो है वो कवर हो गई हैं, इंक्लूडिंग एलओडीआर, आईसीडीआर, ऑल चैप्टर्स अमेंडमेंट, ऑल यू हैव कवर्ड। तो बस इतनी सी देख लेना ये सारी अमेंडमेंट्स एक बार, अगर लगे दोबारा से, एक बार तो आपने आज पढ़ ली, लगे तो दोबारा से इसको फास्ट स्पीड पे एक बार दोबारा आप देख सकते हो, ताकि एग्जाम से पहले एक बार सारी अमेंडमेंट दोबारा रिकॉल हो जाए एंड इट विल बी इफेक्टिव फॉर यू 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन। तो एक बार इसको जरूर देख लेना, बिकॉज मैं बोल रहा हूं पेपर में आपसे 10 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। राइट सर। So this is all about this video and this is all for this. See you in the next video. Till then, keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tada. Bye-bye.